हाँ, लास्ट लेक्चर में हमारी आपकी बातें गोल्डन वर्ड्स पे चल रही थी, सुनाना चालू करिए। ऑस्टियो, कार्डियो, पल्मोन, हिपर, किसी के नाम के पहले डी लग जाए, नाम के पहले री लग जाए, दोबारा दोबारा पूछें, रीनल, आइटिस, इतना भयानक सूझ गई। मेगा, कोई चीज जहां से जुड़ी है। फ्री एंड, इंट्रा, अंदर, अंदर बोल तो अंडरस्टूड है, अंदर तो किसी चीज के अंदर तो होगी ही भाई। इंटर, दो चीजों के बीच में। हेयरी पकड़ रहे थे इतनी देर से। ऑप्थेल्मो, हिपर, गैस्टर, इंटेरॉन, भयानक याद हो गया, शाबाश। अरे अपने आप को देखे ना शाबाशी। बार्बर, आर्बर, कितना प्यारा याद किया, बहुत प्यारा। आखिरी 5 हैं, तैयार रहना। रीनल, सिफेलो, सर, सर, हेड भी सही था लेकिन सर सुनने में अच्छा लगता है। इनसिफेलो, ऑप्थेल्मो, इंटेरॉन, साइनो, 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 साइन सब वही है। क्रोमा, अच्छा आखिरी जो मेरे मन में चल रहा है, हाँ यार यही चल रहा था। क्लोरो मतलब क्या था? ग्रीन। यहां तक बात एकदम क्लियर है। हेडिंग डालिएगा गोल्डन रूल्स ऑफ बायोलॉजी। गोल्डन रूल्स ऑफ बायोलॉजी। इन दो रूल्स पर पूरे साल पढ़ाऊंगा। तीसरा कोई नियम नहीं पढ़ाया जाएगा। यही 2 नियम है, बार बार रिपीट होंगे। गोल्डन रूल्स, अरे हम तो कहते हैं डायमंड रूल लिखो इसे। गोल्डन रूल्स ऑफ बायोलॉजी। गोल्डन मतलब कीमती, डायमंड रूल बोलो इसे, डायमंड रूल, क्योंकि भैया इसी 2 बात पर पूरी बायोलॉजी एक्सप्लेन हो जाती है। और ये 2 रूल अगर हमें सही से नहीं पता है तो हमने बायोलॉजी को रटा है। गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के 2 ऐसे नियम जिन पर पूरी बायोलॉजी खड़ी है। गोल्डन रूल्स लिख लिया भैया? बोलो भैया। साल भर में ना जाने ये 2 बातें कितनी बातों को एक्सप्लेन करेगी। अगर अंदाजा लगाया जाए तो 11th और 12th एनसीईआरटी मिलाकर 350 कॉन्सेप्ट, लगभग इससे ज्यादा ही हैं, 350 कॉन्सेप्ट इन 2 लाइनों से एक्सप्लेन होते हैं। अगर ये 2 लाइनें आपको पता है, आप कहीं भी इन 2 लाइनों को उठाइए और लगा दीजिए, ये तुरंत उसका रीजन बन जाएगी। देखो संसार में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी हैं, कुत्ता, बिल्ली, शेर, सियार, अमीबा, बैक्टीरिया, फंजाई, किसी का भी तुम नाम ले लो, जिसका तुम्हें नाम लेना हो। 18 लाख स्पीसीज हैं संसार में। 18 लाख स्पीसीज बोल रहा हूं, 18 लाख ये नहीं बोल रहा हूं, 18 लाख लोग हैं। ह्यूमन एक स्पीसीज है, ह्यूमन एक स्पीसीज है। ऐसे ह्यूमन जैसी टोटल कितनी है? 18 लाख। भाई ह्यूमन एक हो गया, बिल्ली एक हो गई। बिल्ली का नाम सुना है या नहीं सुना है? बोलो भैया। अच्छा, बिल्ली एक हो गई, क्लियर। वैसे ही कटहल का पेड़ एक स्पीसीज हुआ। ऐसे टोटल 18 लाख स्पीसीज हैं। 18 लाख स्पीसीज धरती पर जो आई हैं वो सिर्फ एक काम करने आई हैं, रिप्रोडक्शन। इसके अलावा कोई काम करने के लिए हम लोग नहीं आए। आपका जन्म सिर्फ किस लिए हुआ है? रिप्रोडक्शन। बात को मजाक में मत लीजिएगा। ये एक लाइन इतनी भयानक तरीके से एक्सप्लेन होगी ना, इसी से जेनेटिक्स एक्सप्लेन होती है, इसी से बायोटेक एक्सप्लेन होती है और इसी से इकोलॉजी एक्सप्लेन होती है। अर्थात कहते हैं धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैंने पढ़ाने की शुरुआत की थी बायोलॉजी, ठीक, बायोलॉजी से पहले कुछ और पढ़ाते थे, मैथ्स। जब मैंने
आईटी का सेगमेंट छोड़कर मेडिकल सेगमेंट में कूदा हूं 2012 में, तो मैं फिलॉसफी और बायोलॉजी नहीं पढ़ाता था, सीधे हेडिंग डालता था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इत्तेफाक था, परेड पर पुरानी, परेड एक जगह है यहां पर, वहां पर पुरानी किताबें मिलती हैं, ठीक, तो मैं वहां पर किताबें छांट रहा था और बड़ी कीमती किताबें मिल जाती कौड़ियों के भाव पर, क्योंकि किताब की कीमत बेचने वाला नहीं जानता। वहां पर मुझे एक किताब मिली थी फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। उस पूरी बुक में, उस पूरी बुक की जो पहली लाइन थी ना, उसने इतनी खतरनाक लिखा था, हम सब जानते हैं कि बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है, फिर फुल स्टॉप, क्या सच में, क्वेश्चन मार्क। कहते हैं इस किताब में जितने कॉन्सेप्ट दिए गए हैं इतने ही कॉन्सेप्ट आप लगाइए और पूरी बायोलॉजी एक्सप्लेन कर लीजिए। और उस किताब की कीमत थी मात्र 60,000 रुपए, मुझे मिली थी 100 रुपए में, वजन के हिसाब से मिलती है ना, मुझे मिली थी 100 रुपए में। 100 रुपए मतलब टोटल मैंने जितनी किताबें लाई थी उसमें वो एक थी फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। नंबर ऑफ पेजेस थे 30। कितने पेज थे? 30। अब आप लोग कहेंगे सर फोटोकॉपी करा लेते हैं। 30 पेज थी, मात्र 30 पेज में उन्होंने चंद कॉन्सेप्ट दिए थे, जितने कॉन्सेप्ट से आपकी बायो एक्सप्लेन होती है उतने कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे आपको। देखो उसकी एक लाइन थी कि 2 बायोलॉजी के गोल्डन रूल है, मुझे वही मिला था ये, 2 बायोलॉजी के गोल्डन रूल है। रूल नंबर पहला, संसार का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पर जो आया है वो बच्चे पैदा करने आया है। ये नीट हो गया, एम्स दिल्ली हो गया, ये सब तुम्हारे मन की खुराफात है। ये एम्स वगैरह हम लोगों ने बनाया है। जब ये सब इंसान इतना एजुकेटेड नहीं था, इंसान क्या करता था? सिर्फ बच्चे पैदा करता था, दिन दुगना रात चौगुना। बोलो भैया, तो आप अगर यहां पर आए हो तो क्या करने आए हो? बच्चा पैदा करने। लेकिन बच्चा तभी पैदा कर पाओगे जब तुम जिंदा रहोगे, अर्थात जब तुम सरवाइव करोगे। सरवाइव मतलब जिंदा रहना। जब आप जिंदा रहोगे तभी आप बच्चे पैदा करोगे। इस वजह से इस नियम को थोड़ा और लंबा किया गया। कहा गया संसार का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पर 2 काम करने आया है, खाओ पियो अर्थात सरवाइव करो, जिंदा रहो और बच्चे पैदा करो। इन 2 काम को करने के लिए बोलो सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। मजेदार बात, ये बात ओल्ड एनसीईआरटी में लिखी हुई है, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी में बात लिखी हुई है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस अर्थ इज जस्ट फॉर 2 थिंग्स, दैट इज सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। जब भी मैं बोलूंगा आधा सत्र में, जब चलेगा हम लोग का पूरा, जिस दिन से चैप्टर शुरू होगा, मैं आधा बोलूंगा संसार का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, आगे आप तुरंत बोल देना 2 चीजें करने आया है, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, अर्थात खाओ पियो, जनसंख्या बढ़ाओ। तो आज ही अपने पिताजी को फोन लगाएं और तुरंत उनसे कहें जिस काम के लिए मैं धरती पर आया था मुझे वो काम करने दिया जाए। अरे बेटा पे दे लाठी, ये नीट एम्स तो इंसान की मोह माया है। अब देखो सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन के लिए आपकी बॉडी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी मतलब कुछ भी। आपसे पहले बहुत आए बेटा, आपसे पहले रामापिथकस, नाम नहीं याद होगा, अभी आपको सुन लो। रामापिथकस आए, ड्रायोपिथकस आए, ऑस्ट्रेलोपिथकस आए, होमो हैबिलिस आए, निएंडरथैल आए, होमो सैपियन आए, होमो सैपियन सैपियंस आए, और हमारे बाद भी कोई आएगा। अर्थात जो लगातार हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, आप ये मानते हैं कि हमारी बॉडी में चेंजेस लगातार हो रहे हैं? तुरंत दिख नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरा बच्चा पैदा हो, मेरी आंख यहां है, उसकी आंख यहां हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इतनी तेज चेंज नहीं होता है, लाखों साल लग जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चेंज होने में। देखो नेचर लगातार बदल रहा है, प्रकृति लगातार बदल रही है। फिर समझना नेचर किसे कहते हैं। मैं कई बार लेक्चर के दौरान बोलूंगा कि भगवान ने ऐसा कर दिया, तो भगवान का मतलब मैं उस ईश्वर खुदा की बात नहीं कर रहा हूं। बायोलॉजी भगवान बोलती है नेचर को। नेचर मतलब क्या होता है, डिफाइन करने दो मुझे। फिजिक्स एनसीईआरटी नेचर को डिफाइन करती है, कहती है तुमको छोड़कर। क्या बोला? तुमको छोड़कर। सब लोग ऐसे करो, बोलो मुझको छोड़कर। मुझको नहीं बे, तुम्हारा वाला मुझको, समझ गए ना मेरी बात? बोलो मुझको छोड़कर मेरे चारों ओर जो कुछ है वो मेरा नेचर है। नेचर मतलब स्वभाव नहीं भाई, चारों तरफ की प्रकृति। ये बताओ क्या तुम मेरे नेचर में आते हो? मैं तुम्हारे नेचर में आता हूं। तुमको छोड़कर पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा क्या है? नेचर। ये बताओ तुम्हारे चारों तरफ का जो भी टेम्परेचर है वो क्या हुआ? नेचर। तुम्हारे चारों तरफ जो हवा प्रेशर लगा रही वो क्या हुआ? नेचर। तुम किस जगह पर रहते हो वो तुम्हारा क्या हुआ? नेचर। तुम्हारे सामने खाना रखा हुआ है वो क्या है? तुम्हारा नेचर। आप समझ गए नेचर का मतलब क्या है? देखो भैया, नेचर लगातार बदल रहा है भाई। कहावत है साइंस की, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर।
प्रकृति लगातार बदल रही है। आज से 1 लाख साल पहले जाओ, धरती कुछ और थी। 2 लाख साल पहले जाओ, धरती कुछ और थी। अच्छा बताओ, जब धरती पर ह्यूमन नहीं था, मानव नहीं था, धरती पर पॉल्यूशन होगा या नहीं होगा? बोलो भैया, क्यों नहीं होगा? बहुत भयानक पॉल्यूशन था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम ज्वालामुखी फट रहे थे। समझना मेरी बात, तुम्हारा पॉल्यूशन का मतलब होता है मोटर बाइक और कार। मेरे भाई, ज्वालामुखी जब फटेगा, गैसें निकलेंगी इतनी सारी एक साथ, और उस समय तो ज्वालामुखी बहुत थे। कहते हैं उस समय की बात करें, हर किलोमीटर पर ज्वालामुखी मिल रहा था, हर 2-2, 3-3 किलोमीटर पर एक ज्वालामुखी था उस टाइम। क्या पता जहां इस समय तुम बैठे हो यहां पर भी ज्वालामुखी रहा हो, और क्या पता एक विस्फोट हो जाए, अभी तुम सब अंदर। अब समझना मेरी बात, नेचर लगातार चेंज हो रहा है। 1 लाख साल पहले प्रकृति कुछ और थी, टेम्परेचर कुछ और था। 2 लाख साल पहले कुछ और था, 3 लाख साल पहले कुछ और था। सर थोड़ा और डिटेल में बताइए, नेचर बदलने का मतलब क्या है? ये बताओ, आज से 65 करोड़ साल पहले जाओ, और पहले जाओ, 90 करोड़ साल पहले की बात कर रहा हूं। तुम्हारी उम्र होगी 18 साल, 19 साल। मैं कह रहा हूं 90 करोड़ साल पहले जाओ, धरती पर एक भीमकाय जीव चलता था, दैट इज डायनासोरस। उस समय डायनासोरस के टाइम पर जो फर्न का नाम सुना है? फर्न का, अरे सुना है कि नहीं सुना है? फर्न का नाम सुना है? नहीं सुना? कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था। उस समय फर्न नाम का एक प्लांट पाया जाता था, जो कि जाइंट फर्न कहलाता था। जितनी इस बिल्डिंग की ऊंचाई है, इतने ऊंचे वो प्लांट हुआ करते थे। आज वो एग्जिस्ट नहीं करते, समझना, वो सब वही मिट्टी में दब गए, मर गए। और वही फर्न जो है, जो आपका सऊदी अरेबिया, कुवैत, नाम सुना है सबका, ईरान, इराक, जो यहां पर तेल मिलता है, एवोल्यूशन में ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, जो वहां पर तेल मिलता है, वो उस समय के फर्न के प्लांट थे, जो किसमें कन्वर्ट हो गए? आपका पेट्रोल, ऑयल और डीजल में। ऊपर ऊपर मुन्ना, इधर। अब समझना, नीचे मत देखना, एक बार भी बात सुनो। उस समय फर्न था। अगर मैं उस समय डायनासोरस के समय में चला जाऊं, टाइम मशीन की मदद से, किसकी मशीन की मदद से? टाइम मशीन एग्जिस्ट नहीं करती। टाइम मशीन की मदद से मैं डायनासोरस के समय में चला जाऊं, तो मेरा नेचर चेंज हो जाएगा। आज मेरे सामने तुम हो, उस समय ह्यूमन था ही नहीं। जब डायनासोरस धरती पर राज किए हैं, उस समय मानव नहीं था। मानव सिर्फ डायनासोरस, अगर मानव और डायनासोरस को एक साथ देखना है तो आप सिर्फ जुरासिक पार्क पिक्चर में देख सकते हैं। असलियत में जब डायनासोरस थे, ह्यूमन नहीं था। ह्यूमन बहुत लेट से आया, बहुत काफी देर हो गई ह्यूमन, मतलब अभी रिसेंटली ह्यूमन आया है। रिसेंटली मतलब कल परसों में नहीं बोल रहा हूं, मतलब 1-2 लाख साल पहले ह्यूमन आया है, ठीक है, जो प्रॉपर ह्यूमन बना। अब समझना, अगर मैं डायनासोरस के टाइम पर चला जाऊं तो मेरा नेचर कुछ और होगा। वहां पर डायनासोरस होगा मेरे नेचर में, जाइंट फर्न होगा। क्या पता पीपल का पेड़ उस समय हो या ना हो? बोलो भैया, नहीं था, मुझे पता है उस समय पीपल का पेड़ नहीं था। अब मैं वापस अगर आज आ जाऊं तो मेरा नेचर क्या है? चेंज। आज मुझे डायनासोरस कहीं नहीं मिलेगा, आज मुझे जाइंट फर्न कहीं नहीं मिलेगा, आज मुझे नए नए प्रकार के जीव मिलेंगे। कुछ उस समय थे और कुछ उस समय नहीं थे। तो बताओ, नेचर लगातार चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब अगर प्रकृति में लगातार चेंज होगा तो आपको भी नेचर के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। ये मत कह देना कि सर नेचर को हम अपने हिसाब से ढालेंगे, ये गलती से मत बोल देना। तुम चारों तरफ का नेचर थोड़ी चेंज कर लोगे, नेचर अपने आप को चेंज करेगा। जैसे जैसे नेचर अपने आप को चेंज करेगा, वैसे वैसे ह्यूमन को अपने अंदर क्या करना पड़ेगा? चेंज। सिर्फ ह्यूमन को कि हर ऑर्गेनिज्म को? हर ऑर्गेनिज्म को। अगर आप चेंज नहीं कर पाए तो आप एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। और अगर आपने अपने अंदर चेंज किया, थोड़ा मोड़ा चेंज किया, तो एक नई नस्ल बन जाएगी। नस्ल मतलब समझते हो? अरे जैसे आम एक स्पीसीज है, आम एक स्पीसीज है, लेकिन आम में भी लंगड़ा, चौसा, दशहरी, नाम सुना इनका कभी? तो ये उसकी क्या हो गई? नस्ल। अगर आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो हम बोलेंगे नई नस्ल बन गई, और अगर बहुत ज्यादा चेंज कर दिया तो कहेंगे नई स्पीसीज बन गई। थोड़ा चेंज तो क्या बोलेंगे? नई नस्ल। और अगर बहुत ज्यादा चेंज किया तो नया स्पीसीज। दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा परिवर्तन, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी चेंज हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन। सर क्या आज भी एवोल्यूशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आप अगर आज से जो वैज्ञानिकों का मानना है 150 साल बाद आगे जाएं, मतलब इस समय चल रहा है 2024, लगभग 2074 में 3074 में जाइए, आज से 150 साल बाद ह्यूमन की मॉर्फोलॉजी में अर्थात बनावट में इतना चेंज आ जाएगा कि आप पहचान नहीं पाओगे। उस समय कहा गया है ह्यूमन हाइट 4 फीट होगी। कितने फीट? 4 फीट।
सबूत देखो, आज भी दिख रहा है। ह्यूमन हाइट कितने फिट होगी? 4 फिट। ह्यूमन के ब्रेन का साइज बहुत बड़ा होगा, बॉडी पर कहीं पर भी कोई बाल नहीं होगा, अर्थात पूरी बॉडी एकदम चिकनी विदाउट हेयर्स होगी, ब्रेन बहुत तेज चल रहा होगा, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ना के बराबर होगी। मतलब कहीं किसी शहर में बच्चा हो जाएगा तो ये नेशनल न्यूज बन जाएगी, समझ पाए? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये विज्ञान कह रहा है और इसका प्रमाण है, इसका सबूत है। सबूत नंबर पहला, आज जाना अपने पापा से पूछना, या दादा हूं तो दादा से पूछना, दादा कितने भाई बहन थे, ठीक? फिर पापा देखना कितने भाई बहन है, और फिर तुम अपने आप को देखना, तुम्हारे तो अभी कोई है ही नहीं। अरे तुम्हारी जनरेशन, क्योंकि हमारी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम होती जा रही है, लेकिन ब्रेन के सोचने की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। चलो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जो मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी क्या हुए? हाँ, मेरे पिताजी के पिताजी थे, अर्थात मेरे दादा। मेरे दादा टोटल 16 भाई 4 बहन थे। मतलब मेरे परदादा ने नींव डाल दी, बायोलॉजी का गोल्डन रूल मुझे वहीं से सिखाया उन्होंने। अर्थात 14 भाई, सॉरी मतलब 16 भाई और 4 बहन, मतलब रिकॉर्ड तोड़ रहे हो भाई, कोई काम ही नहीं कर रहे हो सुबह शाम तक। हाँ, अरे और क्या भैया, दह बच्चा, जीवन के 20 साल प्रेगनेंसी में गुजर गए, वाह। अब सुनो मेरी बात, लेकिन मेरे जो पिताजी थे, वो 8 भाई 3 बहन थे, ठीक? हम लोग जो हैं, हम 3 भाई और 1 बड़ी बहन है, और मेरे बच्चा है ही नहीं। तो बताओ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ओए हंसना भाई, है तो फिर तुम्हारे भी नहीं। अब ये बताओ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जनरेशन बाय जनरेशन कम हो रही है या ज्यादा? कम हो रही है। बोलो भैया। अच्छा याद करो, मुझे तो याद है, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं अच्छा खासा, तो मुझे याद है जब पहली बार मेरे हाथ में मोबाइल आया था, तो बस मुझे इतना पता था, लाल से कटेगा, हरे से उठेगा, और कुछ भी और दबेगा तो मोबाइल खराब, ऐसा फील मुझे आता था। तुम्हारी जनरेशन थोड़ी एडवांस हुई, ये गैजेट्स वगैरह कम उम्र से चलाने लगे, टिकटॉक चलाने लगे, बोलो भैया, इंस्टाग्राम रील बनाने लगे। अब लेकिन नोटिस करो आजकल के बच्चे कितने खतरनाक है। आजकल के बच्चे खुद मोबाइल खोल लेंगे, खुद गेम खोल लेंगे, बोलना नहीं जानते होंगे और गेम खेलना भी जान जाते हैं। देखा है कि नहीं देखा है? और माँ बाप उसे बड़े अच्छे से दिखाते हैं, देखिए मेरा बेटा खुद से, देखिए इतना छोटा सा है, बोल नहीं पाता, लेकिन अभी भी मोबाइल खोल लेता है। हम कहते हैं सावधान हो जाओ सालो, अभी गेम खोल रहा है, कहीं गूगल ना खोल दे, समझना। अब मेरी बात समझना, नहीं कहोगे मेरा बेटा इतनी कम उम्र से देखो बोल नहीं पाता, लेकिन सब जानता है ना। तो हमारी इसका मतलब सोचने की कैपेसिटी, आईक्यू लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। पहले के लोग ज्यादा लंबे चौड़े थे कि अब के लोग? पहले के लोग, अरे महाराणा प्रताप के बारे में बोलते हैं, 40 किलो का भाला, अरे भाला पकड़ के चलाना भाई साहब, अगर हमारे जैसे लोगों से बात करो, कायदे से इसको वहां तक छुआ नहीं पाएंगे, है ना। और वो 40 किलो का भाला बंदा पकड़ लेता था। पहले के लोग ज्यादा लंबे चौड़े थे, फिजिक्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी इन कंपैरिजन टू अब के लोग। अब के लोग की फिजिक्स भी कमजोर है और फिजिक्स भी कमजोर है। तो हेंस प्रूव। अच्छा ये बताओ, पहले के लोग की हाइट ज्यादा होती थी। आपने अगर कभी नाम सुना हो, एक जगह है महदहा गांव है एक, हाँ मेरे घर के पीछे, सुनो, महदहा, गया मैं भी नहीं हूं, ठीक है। द हिंदू की न्यूज थी। द हिंदू इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस और सबसे अच्छा अखबार होता है। द हिंदू एक न्यूज़पेपर है जो जेन्युइन न्यूज छापता है। तो द हिंदू की न्यूज थी, महदहा में आज से 10,000 साल पुराने कंकाल मिले, और कंकालों की हाइट जो मिनिमम थी, जो सबसे छोटा कंकाल था वो 10 फीट का था। कितने फीट का था? 10 फीट। 10 फीट मतलब ऐसे छू लेगा, छू क्या लेगा, खोपड़ी छुएगी उसकी। 10 फीट का कंकाल। और आज भाई साहब हाइट बढ़ाने के लिए हमें लटकना पड़ता है, बोलो हाँ या ना। पहले रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इतनी ज्यादा, देखो हमारे परदादा ने साबित किया या नहीं किया। अब आज बेटा इनफर्टिलिटी क्लिनिक डॉक्टर चड्डा फेमस है। क्यों भैया? क्योंकि लोग अब इनफर्टाइल होते जा रहे हैं। मेरी तरफ क्या देख रहा है बे? इधर लोग क्या होते जा रहे हैं? इनफर्टाइल। तो बताइए, इतना सारा परिवर्तन मैंने दिखा दिया क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में लगातार परिवर्तन हो रहा है, और इसी परिवर्तन को जीव विज्ञान की भाषा में हम एवोल्यूशन कह के पुकारते हैं। क्लियर? नेचर लगातार चेंज हो रहा है, नेचर के साथ आपको अपनी बॉडी में भी क्या करना पड़ेगा? चेंज। बोलो भैया, बोलो। अगर चेंज नहीं करेंगे, सरवाइव नहीं करेंगे,
जब जिंदा ही नहीं रहोगे तो बच्चा कैसे पैदा करोगे? कभी सुना है परदादा के बच्चा हुआ? अरे परदादा क्या कब्र से निकल के बच्चा पैदा करेंगे? सोचने वाली बात है। तो रिप्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है? सर्वाइवल। तो मेरे साथ बोलिए गोल्डन रूल नंबर 1, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें मजा नहीं आया, संसार के रुक जाओ बोलो नहीं, इस धरती पर जितने भी जीव आए हैं सिर्फ 2 काम करने आए हैं, खाओ पियो जनसंख्या बढ़ाओ। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? जो कॉन्सेप्ट आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहा है, जब सत्र चालू होगा, मिड ऑफ सेशन होगा, इस कॉन्सेप्ट की आप गंभीरता पकड़ोगे। अबे यार आधे से ज्यादा बायोलॉजी तो इसे एक लाइन से एक्सप्लेन हो जा रही है। अब एक बात सोचिएगा, बड़े अच्छे से समझिएगा। लगातार नेचर में चेंज, नेचर के साथ आपको अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा। आपको पता है मानव में शुरुआत में आंखें जो है सामने नहीं थी, और जब पहली बार आंख बनी थी तो आंख एक थी, 2 नहीं थी। कितनी थी? 1, और वो भी सेंटर में थी। समझना, जब पहली बार आंख का कॉन्सेप्ट आया धरती पर, किसी जीव के आंख बनी, वो सेंटर में थी। बाद में आंख हुई 2, और दोनों आंख थी साइड साइड, जैसे भैंस की होती है। सांड देखा है? बोलो भैया। पहले आंख कितनी थी? 1। अब तुम्हें बता रहे हैं आपकी बॉडी में चेंज क्यों हो रहा है। अरे चेंज नहीं करोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, जिंदा नहीं रहोगे। बेटा लिखो मत यार, सब सिखा देंगे, रख दो पेन। हाँ, आप जिंदा नहीं रहोगे, क्या बोल रहे थे? हाँ, आप चेंज नहीं करोगे तो आप खत्म हो जाओगे। नेचर चेंज हो रहा है, आप भी चेंज होइए साथ में। और अगर आप खत्म हो जाओगे तो ना सर्वाइव करोगे ना रिप्रोड्यूस करोगे। तो पहले आंख थी 1, फिर आंख हुई 2, लेकिन आंख थी इधर, फिर आई सामने। पहले ये बताओ नाक कितनी है? 1। बोलते ही नहीं हो यार। नथुने कितने हैं? 2। क्योंकि बीचों बीच एक दीवार गई हुई है ना। पहले नाक 1 ही थी, लेकिन नथुना भी 1 था, अर्थात ये बीच वाली दीवार नहीं थी। समझना, पहले नाक 1 थी और बीच में ये जो तुम लोग कुछ लड़कियां होती ना, हमने गोवा में देखा था। हाँ, इधर देखो, जो बीच वाला सेप्टा होता है, सेप्टा मतलब दीवार, जो नाक के बीचों बीच दीवार गई हुई है, अरे जो नथुने को सेपरेट करती है। कुछ लड़कियां वहां पर भी नथुनियां पहनती हैं। हाँ भाई, अपनी आंखों से देखा, हम तो क्यों देखते रहेंगे। अरे वाह। अब सुनो हमारी बात इधर। तो वो दीवार पहले नहीं थी, समझना बहुत अच्छे से। जब शुरू में पहली बार रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आया तो जहां आज है सेंटर में, वहां नहीं था, वो साइड में था। समझना कायदे से। और जब, सुनना मेरी बात, जब पहली बार कान का डेवलपमेंट हुआ है, कान का, तो ये सामने था, साइड में नहीं था, धीरे धीरे साइड में गया। इसका मतलब लगातार लिविंग ऑर्गेनिज्म में परिवर्तन हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है या नहीं? हो रहा है। सर इसकी वजह तो बताओ, ऐसा क्यों हुआ? एक आंख से भी तो हम देख सकते थे, 2 आंख का कॉन्सेप्ट क्यों आया? समझना, एक आंख से भी तो आप किसी को देख सकते हो। एक आंख बंद कर लो, बंद करो। अरे अपनी अपनी करनी है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा है, लेकिन पूरा एरिया नहीं दिख रहा। तभी सर दिख तो रहा है, मजे का दिख रहा है। गर्दन घुमा लो, उधर देख लो। बोलो भैया। बेटा अब एक काम करो, अपने सामने एक ऐसे उंगली करो, कर लिया? अब एक आंख बंद करो, अब देखते रहो उस उंगली को, तड़े रहो मन से, एकदम मन से तड़े रहो। अब आंख खोल दो। अब एक आंख बंद करो, फिर आंख खोलो। एक आंख बंद करो, एक आंख बंद करो, फिर खोलो। 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 क्या उंगली आपको हिलती हुई दिखाई दे रही है? किसको किसको हिलती हुई दिखाई दे रही है? किसको किसको हिलते हुए नहीं दिखी? ऐसे करो, हाथ हटा लो। अब ऐसे करो, ऐसे ऐसे। एक आंख बंद करो, फिर खोलो। 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 आपको ऑटोमेटिक एक बार उंगली इधर दिखाई देगी और एक बार उंगली इधर दिखाई देगी, क्योंकि एक आंख से कभी भी किसी ऑब्जेक्ट की करेक्ट पोजीशन ब्रेन नहीं डिटेक्ट कर सकता। समझना कायदे से। ऐसा क्यों होता है कि 2 आंख की आवश्यकता होती है किसी ऑब्जेक्ट की करेक्ट पोजीशन पता करने के लिए? ये आप सीखते हैं
फिजिक्स में जहां पर आप पढ़ते हैं सॉलिड एंगल, कुछ सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट होता है, वो आप फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, जहां पर आपको फ्लक्स वगैरह निकालना सिखाया जाएगा, वहां पर कॉन्सेप्ट आता है सॉलिड एंगल का। या कुछ टीचर उसे यूनिट एंड डायमेंशन में समझाते हैं और कुछ टीचर इसे ले जाके समझाते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में। तो बेटा देखो, अभी ये बात दिमाग में रख लो, एक आंख से सॉलिड एंगल नहीं बनता। अब सॉलिड एंगल क्या है ये फिजिक्स में सीखेंगे। अब एक आंख से अगर सॉलिड एंगल नहीं बनेगा, समझना कायदे से, और मैं कह रहा हूं जब तक सॉलिड एंगल नहीं बनेगा आप किसी चीज को एक्यूरेट नहीं बता सकते कि वो यहीं पर है, एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे। आपको लगेगा हाँ इसी के आसपास है, क्योंकि आपने जब एक आंख से देखा, उंगली वहां पर, जैसे आंख खोला उंगली हल्की डिस्प्लेस हो गई, तो भैया है तो एक ही जगह पर ना, क्योंकि एक आंख से सॉलिड एंगल नहीं बनता और बगैर सॉलिड एंगल बने आप किसी चीज को एग्जैक्टली आप देख नहीं सकते कि वो कहां पर है। चाहो तो घर पे करके देख लेना, एक बंदे को बॉल पकड़ा देना और एक आंख बंद कर लेना और कैच करके दिखा दो, बॉल हम मान जाए। अगर कैच आ गया गलती से, समझो अंधी लग गई, 5 में से 4 बार छूटेगा कैच। आपको बॉल इधर दिख रही होगी लेकिन बॉल एक्चुअली में इधर है, समझो मेरी बात। दो आंख जब एक साथ इमेज भेजती हैं ब्रेन को, दो आंख जब ब्रेन को एक साथ इमेज भेजती हैं तो बन जाता है सॉलिड एंगल। अब कैसे बनता है ये यहां नहीं बताया जा सकता, और सॉलिड एंगल बनते ही हमें इमेज की एकदम एग्जैक्ट क्या पता चल जाती है, लोकेशन। आपने ऐसा कभी नोटिस किया होगा, कौवे की आंखें साइड साइड लगी हैं, मुझे क्या देख रही जब मैं कौवा बोल रहा हूं, जब मैं शेर बोलूं तब मुझे देखो। हाँ इधर देखो, कौवे की आंखें या गाय की आंखें, भैंस की आंखें साइड साइड लगी हुई हैं। दो आंख होते हुए भी वो एक ऑब्जेक्ट को एक बार में दोनों आंखों से नहीं देख सकती। दो आंख देखो, सबसे पहले आंख कितनी थी, एक आई थी, एक आई से कितनी आई, 2 आई, ठीक है, एक आंख से 2 आंख, लेकिन ये आंखें किधर लगी थी, साइड बाय साइड। अब बेटा देखो, धीरे धीरे एवोल्यूशन होता है, एक दिन में थोड़ी हो जाता है कि भन्ने से हो गया, ऐसा थोड़ी होगा। साहिल सर का बच्चा पैदा हुआ, बच्चे के नाम पे बकरा निकला, इतना भयंकर एवोल्यूशन थोड़ी होता है यार। धीरे धीरे एवोल्यूशन होता है, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे एवोल्यूशन होगा। अब 2 आंख बंद तो गई लेकिन साइड बाय साइड थी। अब मान लो अगर मैं सांड हूं और मैं इस बोतल को देख रहा हूं, इधर देखो, इधर पिंक कलर वाली, तो एक बार में एक ही आंख देख पाएगी? बोलो यार सर जी, 2 आंख तो हो गई लेकिन एक ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी आंखें ले रही है, एक। तो अभी भी गुरुजी सॉलिड एंगल नहीं बनेगा, क्योंकि आपने बोल बोल के हमें रटा दिया है। सॉलिड एंगल कितनी आंखों से बनता है, 2 आंख से। क्या ये बात एकदम क्लियर है? ऐसे मत बैठो, सीधा बैठो। अब अगली बात सुनो, आंखें इधर इधर थी। आप कभी नोटिस करना, कभी गाय को या भैंस को रोटी खिलाया है? कभी जानवर को रोटी नहीं खिलाया हो? खिलाया है। जब आप भैंस को रोटी खिलाइए या गाय को रोटी खिलाइए तो कभी नोटिस करना भाई, वो रोटी एक बार में वो रोटी कितनी आंखों से देख पाएगी, एक। तो वो कभी नोटिस करना, वो एग्जैक्ट रोटी नहीं पकड़ती, वो रोटी के अगल बगल जीभ चलाती है और उसके बाद जैसे लगा कि हाँ ये हार्ड वाला माल रोटी है, भक्त से लपेट देगी अंदर। देखा होगा यार कभी है, जैसे तुम हो, अगर तुम्हें रोटी खाना हो दांत से, तुम एग्जैक्ट काटोगे क्योंकि तुम्हें दोनों आंख से सॉलिड एंगल बन रहा है। लेकिन गाय को कभी देखना, वो रोटी के अगल बगल पहले जीभ चलाती है क्योंकि उसे खुद नहीं दिख रहा होता एग्जैक्ट रोटी कहां है। मामला ये वाला है, ये वाला, समझ गए? अगर रोटी यहां है उसे दिख यहां रही होती है, इधर उधर जीभ चलाती है और तब जैसे रोटी को टच किया, भक्त से अंदर। बोलो भैया, इस वजह से जरूरत हुई कि आंखों को इधर ना करके किधर लाया जाए, सामने। बोलो भैया, बोलते ही नहीं है भैया। आपने कभी कौवा देखा है? हमें क्या देख रही है इधर? अगर आप कौवा देखो तो कौवा देखो रोटी कैसे, कौवा पहले रोटी को तड़ेगा मन से, पहले देखेगा इतनी दूरी पे रखी है, इतनी डिस्टेंस है, ये पोजीशन है, ठीक। लेकिन कौवा एक बार में कितनी आंखों से देख पाएगा, एक। बोलो भैया, इसलिए कभी कौवा की एक टेक्निक है, समझना। वो क्या करता है, अगर कभी देखा हो तो कभी हाँ बोलना, ऐसे देखेगा फिर ऐसे देखेगा। अब लेकिन एक बार में रोटी की इमेज कितनी जा रही है, एक। अरे यार, और बीच में कुछ ना कुछ तो टाइम लगा, पहले इस आंख से देखा, फिर 1 सेकंड बाद इस आंख से देखा, अब बीच में टाइम गैप तो आ गया ना। अब कौवा क्या करता है, इधर कौवा क्या करता है,
रोटी ऐसे देखेगा, ऐसे 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 ऐसे, इतनी जल्दी जल्दी अपनी मुंडी करता है कि ताकि दोनों आंख से इमेज लगभग लगभग एक समय पर, समझे हमारी बात। अगर गर्दन जल्दी जल्दी ऐसे 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 घुमाएगा तो दोनों इमेज में बस उतना ही डिफरेंस आएगा टाइम का जितना उसे गर्दन घुमाने में लगा। बोलो यार, इससे रोटी की थोड़ी एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाती है। दैट्स व्हाई कौवा अपनी मुंडी जल्दी 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 ऐसे करता है किसी चीज को देखने के लिए, ताकि वो उसकी क्या जान जाए, एग्जैक्ट पोजीशन। क्या ये बात समझ में आ गई भैया? इसलिए ह्यूमन में क्या हुआ, धीरे धीरे साइड से आंखें आ गई, किधर, सामने। एक के दिन में, मतलब मेरे यहां आंख थी और मेरे लौंडे के यहां आ गई। नहीं भैया, धीरे धीरे। इधर देखो, 10 लाख साल पहले, 9 लाख साल पहले, 8 लाख साल पहले, 7 लाख साल पहले, 6 लाख साल पहले, ऐसे लाखों साल में आंखें साइड किधर आई, सामने। पहले बताओ, यहां तक बात क्लियर है? तो आंखें तो बेटा अभी भी 2 हैं, लेकिन अब किधर आ गई हैं, फ्रंट में। बताइए, एवोल्यूशन ये आंखों में आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है भैया। देखो, अब आप किसी चीज की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हो। शिकार करना आसान हो गया, शिकार करना आसान हो गया, मतलब आप सरवाइव करोगे, और सरवाइव करोगे तो क्या करोगे, रिप्रोड्यूस। अंत में घुमा फिरा के कहानी किस पे आएगी, रिप्रोडक्शन। हैव यू एवर हर्ड अबाउट चार्ल्स डार्विन? चार्ल्स डार्विन, इस लड़के का नाम ही नहीं सुना? हाँ, चार्ल्स डार्विन का नाम सुना है? नाम सुना है? किस आइलैंड पर ये गए थे? गैलापेगस आइलैंड। नाम सुना है? गैलापेगस आइलैंड कभी गए हो? हाँ, बहुत महंगा, बहुत महंगा। इधर सही बता रहे हैं, जेब ढीली हो जाएगी। हम गए गैलापेगस आइलैंड में। पहले तो आप जा ही नहीं सकते, ठीक है। उस आइलैंड के जो निवासी हैं वहां पर रूल एकदम अलग है। पहले तो घुसते ही आपको $100 देना होता है। $100 उनका चार्ज है, क्योंकि वो नेचर से बहुत प्यार करते हैं वहां के लोग, एडवांस हैं। और वहां पर आपको ट्रैफिक मिलेगा ही नहीं, ट्रैफिक है ही नहीं। तो सर क्या कार, इतनी कार है, लेकिन उस देश का नियम है कि एक कार जब खराब होकर डंप की जाएगी तभी एक कार आप खरीद सकते हो। मान लो वहां पर 500 कार है, तो जब तक एक खराब होकर किनारे नहीं की जाएगी तब तक आप एक नई खरीद नहीं सकते। ये वहां का रूल है। और वहां पर अगर आपने जानवर, मतलब जानवर रोड पे मिल जाएंगे खतरनाक वाले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से मगरमच्छ डाक के चले जाते हैं, ओके। एकदम अलगी माहौल, अलगी सराउंडिंग वहां की। तो गैलापेगस आइलैंड का मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। गैलापेगस आइलैंड पर डार्विन गए, ठीक। डार्विन ने तरह तरह के जीव जंतु देखे। उन्होंने देखा ये अलग अलग टाइप के जो जीव जंतु दिख रहे हैं, इनमें बहुत कुछ सिमिलैरिटी भी है, अर्थात इनमें बहुत सारे लक्षण आपस में मैच कर रहे हैं। जैसे तुम्हारी भी आंखें सामने हैं, मंकी की भी आंखें सामने हैं, चिंपैंजी की भी आंखें सामने हैं। बोलो भैया, ऐसे देखा बहुत सारे लक्षण मैच कर रहे हैं और बहुत सारे लक्षण मैच नहीं कर रहे हैं, समझना। तो डार्विन ने वहां कह दिया कि भैया हर स्पीसीज का अपना अलग नेचर है, अपनी अलग प्रकृति है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने अंदर चेंज लाता है, और अलग अलग टाइप का चेंज किया। इस वजह से थोड़ा थोड़ा सब में क्या आ रहा है, डिफरेंस। सुनते जाना कहानी, इस वजह से आ रहा थोड़ा थोड़ा क्या सब में डिफरेंस ऊपर। अब क्या हुआ, डार्विन ने वहां क्या कह दिया मालूम है? डार्विन ने, और डार्विन की वहां बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी, बड़ी बड़ी मूर्तियां। चार्ल्स डार्विन आपको हर दूसरे चौराहे पे मिल जाएंगे, मतलब मूर्ति के रूप में, है ना। डार्विन ने वहां पर कह दिया कि ये सब जो एवोल्यूशन हो रहा है, ये जो सब अलग अलग टाइप की यहां स्पीसीज पाई जा रही हैं, जिनमें बहुत सारे लक्षण आपस में मैच कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत पीछे जाएं, आज से लाखों साल पहले जाएं, तो इन सब का एंसेस्टर, इन सब का पूर्वज सेम रहा होगा, अर्थात इन सब के एंसेस्टर कॉमन रहे होंगे। कई बार हम देख के बता देते हैं, तुम और तुम आपस में भाई बहन हो क्या, कैसे पकड़ लेते हैं? आपस में लक्षण बहुत मैच कर रहे होते हैं, हम समझ जाते हैं सेम फैक्ट्री के प्रोडक्ट है। बोलो भैया, भाई बहन से लक्षण मिल रहे, तुम कहते थे क्या तुम लोग सेम फैक्ट्री के प्रोडक्ट हो, मतलब क्या तुम्हारे मम्मी पापा कॉमन है? समझ पाए ना मेरी बात? तो बेटा ऐसे ही डार्विन ने कहा कि यहां मुझे जितने जीव जंतु दिख रहे हैं, इनके बहुत सारे लक्षण आपस में मैच कर रहे हैं। इसका मतलब आज से लाखों साल पहले इनके पूर्वज सेम रहे होंगे। लेकिन हुआ क्या, कुछ पूर्वजों का सामना पानी से हुआ, कुछ जमीन पर रहने लगे, कुछ हवा में उड़ने लगे, अल्टीमेटली सब में क्या होने लगा, थोड़ा थोड़ा अंतर। लेकिन आज भी कॉमन एंसेस्टर होने की वजह से इनमें बहुत सारे लक्षण आपस में क्या हो रहे हैं, मैच। अब वहीं पर डार्विन ने कह दिया ये सब
जो नेचर के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंज ला रहे हैं, वो चेंज इसलिए ला रहे हैं ताकि ये सरवाइव कर पाए और रिप्रोड्यूस कर पाए। डार्विन ने तो यहां तक कह दिया कि मैं फिटनेस को, फिटनेस समझते हो ना, फिटनेस मतलब बॉडी बिल्डर नहीं, फिटनेस मतलब आपको प्रकृति कितना सपोर्ट कर रही है। आपको हवा सपोर्ट करती है, लेकिन क्या आप पानी में रह पाओगे? नहीं। तो पानी में आप फिट नहीं हो, लेकिन जमीन पर आप फिट हो। तो प्रकृति आपको कितना सपोर्ट कर रही है, ये कहलाती है फिटनेस। डार्विन ने तो यहां तक कह दिया मैं फिजिकल फिटनेस, बॉडी बिल्डर होने को फिटनेस नहीं मानता। फिटनेस का मतलब सिर्फ एक होता है, ओए बात ना कर, फिटनेस का मतलब एक होता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अर्थात आप कितने ज्यादा बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी रख रहे हो। आप कब बच्चा पैदा करने की ज्यादा कैपेसिटी रखोगे? जब नेचर आपको सपोर्ट करेगा या डिमोट करेगा? बोलते ही नहीं हो यार। डार्विन ने सीधे बोल दिया भाई, फिटनेस का मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस, कितनी ज्यादा बच्चे आप दे सकते हो। ऊपर एक स्पीसीज है उसका नाम एक्स है और एक स्पीसीज है उसका नाम वाई है, ठीक? दोनों एक साथ कहीं रहते हैं। एक्स को नेचर सपोर्ट कर रहा है, अब सपोर्ट करने का मतलब क्या है अभी धीरे धीरे समझाएंगे, और वाई को नेचर सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो बताओ एक्स और वाई में किसके बच्चे ज्यादा होंगे? एक्स के बच्चे ज्यादा। बच्चे ज्यादा तो उन बच्चों के बच्चे, बोलते ही नहीं हो यार, तो जनसंख्या होगी ज्यादा। वाई को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सपोर्ट का मतलब क्या, अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। तो वाई बच्चे पैदा कम करेंगे, अब वो खुद कम है तो और कम बच्चे पैदा करेंगे। एक दिन ऐसा भी होगा कि वाई धरती से क्या हो जाएगी? खत्म। क्या ये बात एकदम क्लियर है? ये बताओ, संसार का सबसे ताकतवर जीव बताओ कौन है? क्या? नहीं, मैमल्स, मैंने स्पीसीज बोला। अब स्पीसीज बताइए कौन है सबसे ताकतवर, जो पूरी धरती पर राज कर रही है? ह्यूमन। पक्का? बेटा मुन्ना, ये जो भ्रम है ना तुम्हारा, ये जो भ्रम है तुम्हारा, वो चुटकियों में टूट जाएगा। समझना मेरी बात, तुमसे 100 गुना ज्यादा ताकतवर डायनासोरस थे हर चीज में, हर चीज में। तुम्हारे पास बस ये क्या है कि हम लोगों के पास क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस है, जो डायनासोरस के पास नहीं थी। वरना डायनासोरस ने जो भयानक भसड़ राज किया है ना, ह्यूमन इतना नहीं कर पाएगा। ह्यूमन आने वाले 200 सालों में धरती से समाप्त हो जाएगा। आने वाले 200 साल हैं हमारे पास। बायोडाइवर्सिटी में तो ये तक लिखा है 200 से भी कम। 200 तो मैं फील गुड लेने के लिए बोल दे रहा हूं। 200 से कम सालों में धरती पर आप समाप्त हो जाएंगे। और आप ही नहीं, जो आप जीव जंतुओं के साथ कर रहे हैं, धरती पर पूरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। मात्र 200 साल बचे हैं आपके पास। कितने? 200 साल। और इसका प्रमाण है, पूरा पूरा चैप्टर आएगा, पूरा चैप्टर आएगा भाई। पिछले 500 सालों में 784 स्पीसीज धरती से खत्म हो गई हैं। अबे खत्म तो वो बोल रहे हो जो तुम्हें पता थी, अभी तो कितनी तुमने खोजी ही नहीं थी, और बगैर खोजे गए वो खत्म हो जाएंगी। समझना बहुत अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं। तो भैया धरती में आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, ये आपको लगता है? आप मौजूदा समय सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो। आज का जो नेचर है वो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से तुम अपनी आबादी दनादन बढ़ाते चले जा रहे हो। साले आजादी के टाइम से 35 करोड़ थे हम, 1947 में 35 करोड़ थे, और जो भसड़ मचाई 1 अरब पहुंच गए। सन 2000 में 1 अरब, मतलब मजाक चल रहा है यार। इतनी तेज तो एलॉन मस्क की वेल्थ नहीं बढ़ी होगी, अंबानी का पैसा नहीं बढ़ा होगा। 35 करोड़ से मात्र 53 सालों में, मतलब सन 2000 में हम 1 अरब हो गए। और 1 अरब तो छोड़ो, अगले 12 सालों में 1 अरब 20 करोड़ हो गए। मतलब हर साल करोड़ से ऊपर पैदा कर रहे हो। सोचिए भाई साहब, सोचिए कितना भयानक रेट है। और इस हिसाब से हम जाएंगे तो अगले 33 सालों में हमारी जनसंख्या 14 अरब होगी, अर्थात आज की डबल। आप ऐसा सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं कि नेचर आपको सपोर्ट कर रहा है। सर आप कैसी बात कर रहे हो? हम इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं, इतनी बड़ी बड़ी लैब्स हैं, हम इतने एडवांस ह्यूमन हैं। अबे हम एडवांस नहीं, हम चूतिया हैं। सुनो हमारी बात, हम जिस तरीके से नेचर को बर्बाद कर रहे हैं ना, नेचर जब बर्बाद करेगा ना तो बचोगे नहीं कहीं के। जो हम लोग कहते हैं ना कि हम नेचर में परिवर्तन करेंगे, करायन तो रहे ना एक जने बारिश अभी दुबई में। दुबई पैसे वाला है ही भाई, पैसा तो अथाह है उसके पास, अनाप शनाप पैसा है। आर्टिफिशियल रेन कराए थे, नेचर के साथ खेले थे। जब चाहेंगे तब क्या करा लेंगे? बरसात। हाँ ले ली बरसात तुम्हारी। ऐसी बाढ़ आई, ऐसी बाढ़ आई, 2 दिन पानी रुका ही नहीं।
जितना साल भर पानी बरसता 21 दिन बरस गया, जाओ झेलो। और तुम बड़े ताकतवर अपने आप को समझते हो क्योंकि तुम शेर और हाथी को पिंजरे में रख लेते हो। अरे मूर्ख, 2019 में एक छोटा सा वायरस जिसको तुम आंखों से नहीं देख सकते हो वो तुम्हारी ले लिया था ने। अरे कोरोना वायरस 2019, एक छोटा सा वायरस। अबे शेर हाथी छोड़, वे बड़ी चीज हो गए। वायरस पे आओ जो सही से सेल नहीं है, उसने तुम्हारी आबादी की वो लंका लगाई कि पूछो नहीं। क्योंकि पता नेचर क्या कहता है, एक बहुत बड़ी बात फिलॉसफी कहती है साइंस की कि नेचर, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी। एल्बर्ट आइंस्टाइन की 90% खोज सिर्फ इस बात पे थी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बात पकड़ ली थी। क्या बात थी वो मालूम है? नेचर हमेशा अपने आप को बैलेंस करता है। सर बैलेंस करने का मतलब नहीं समझ पाए, ये बताओ इलेक्ट्रॉन का नाम सुना है? चार्ज कौन सा होता है? इसलिए नेचर ने प्रोटॉन भी बनाया ताकि तराजू दोनों तरफ बैलेंस रहे। अगर इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी होगा। अगर मैटर है, मैटर का नाम सुना है ना, तो बेटा एंटी मैटर भी है, जो आप पढ़ते नहीं है, आपके सिलेबस में है नहीं, गनीमत मानिए। ये हम पढ़ते हैं क्वांटम फिजिक्स में, और क्वांटम फिजिक्स वो सरल वाली फिजिक्स नहीं है, सरल वाली फिजिक्स, हाँ न्यूटोनियन आ नहीं रही, क्वांटम पढ़ी है। अगर मैटर है तो एंटी मैटर है, अगर फोर्स है तो एंटी फोर्स है। नेचर हमेशा अपने आप को क्या रखता है? बैलेंस। अगर आपके लिए नेचर ने औषधियां बनाई है, मेडिसिन बनाई है, तो नेचर ने उसके खिलाफ वायरस भी बनाया है। अरे ये माना जाता है भाई। अगर नेचर में कुछ भी हो रहा है, समझो मेरी बात, अगर नेचर ने जहरीले फंजाई बनाए हैं तो एडिबल फंजाई, खाने वाले फंजाई भी बनाए हैं। नेचर हर चीज को क्या करता है? बैलेंस। तुम बढ़ा लो आबादी, तुम बड़े ताकतवर हो ना, तो बढ़ा लो आबादी जितनी बढ़ानी हो। नेचर एक झटका देगा, खेल खत्म। सुनामी आई, सुनामी आई, नेचर ने बैलेंस कर दिया सर। ठीक सर, नहीं सर हम ताकतवर हम और आबादी बढ़ाएंगे। ठीक है बढ़ा लो बेटा आबादी, खाना तो धरती पर उतना ही है ना, खाना तो धरती पर उतना ही है ना। मान लो धरती पर तुम्हारा 20 अरब लोगों के लिए खाना है, तो बेटा जब 20 अरबवा पहला लौंडा पैदा होगा ना, 20 अरब के बाद जो पहला लड़का पैदा होगा उसको खाना नहीं मिलेगा, और खाना नहीं मिलेगा तो खाना छीनेगा, और दोनों में से जो सुपीरियर होगा वो जीतेगा, जो इन्फीरियर होगा वो मार दिया जाएगा। फिर आबादी कहां पहुंच गई? 20 अरब। अगर खाना 20 अरब के लिए धरती पर है तो 20 अरब रह पाओगे। ये इकोलॉजी का वो गुण ज्ञान दे रहे हैं, जब हम एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक ग्रोथ पढ़ाते हैं तब ये बातें होंगी। एक नेचर की औकात होती है, क्षमता होती है कि वो कितना आपको सपोर्ट कर सकती है। ठीक है, तो नेचर जो है आपके लिए 20 अरब लोगों के लिए खाना अवेलेबल है, तो 20 अरब पहला लड़का पैदा होगा तो आपस में हो जाएगी फाइट होगी, तो सुपीरियर विल सर्वाइव, इंफीरियर विल डाई। क्या ये बात समझ में आ गई भैया? बोलते ही नहीं हो यार। चलो छोड़ो, तुमको तो हम बता दिए। ठीक, तुम आबादी बढ़ा रहे हो, फिर कुछ ऐसा चेंज आएगा प्रकृति में, नेचर में कुछ भी हो सकता है, उल्का पिंड गिर जाए, कुछ हो जाएगा, फिर वो आबादी बैलेंस हो जाएगी। अगर 20 अरब से ऊपर हुए तुम आपस में लड़ मरोगे, आबादी एक लिमिट से ऊपर नहीं जा पाएगी, तो ज्यादा टेंशन मत लो, आबादी बढ़ रही है, नेचर खुद टेंशन ले रहा है तुम्हारी। समझ पाए? एक कोरोना वायरस आया, आबादी बैलेंस कर दिया, अभी फिर एक अगला कुछ आ जाएगा, फिर सुनामी आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, धरती फट जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात अगली, तो नेचर हर चीज को क्या कर रहा है? बैलेंस। हमारी तरह एक डायनासोरस थे, साले 25 करोड़ साल राज किए, 25 करोड़ साल राज किए। राज मतलब एक छत्र राज, मतलब धरती का सबसे ताकतवर जीव। जब डायनासोरस चलता था तो अगल बगल भूकंप आता था, मतलब धरती, भूकंप मतलब ऐसे नहीं आता था, धरती हिलती थी, मतलब आपको वाइब्रेशन फील होगा। अब आप कहोगे सर आप उस समय वहां खड़े थे क्या जो बकैती बता रहा हूं मैं? मेरे भाई जब ट्रेन चलती है या इंजन ट्रेन का बगल से गुजर जाता है तो धरती हिलती है कि नहीं हिलती है? तो डायनासोरस का भी वजन लगभग वही था। ऐसे अंदाजा लगाया गया कि जब डायनासोरस थंब से रखेगा, ठीक, तो सीधी सी बात है धरती अगल बगल की हिलेगी, इतना ताकतवर जीव। और उस समय एक छोटा सा जीव रहता था, इतना छोटा साला कि जहां से शुरू वहीं पर खत्म, नाम था शुरू। शुरू नाम ही उसका शुरू था, बहुत छोटा सा, बिल्कुल चूहे जैसा छोटा सा जीव था। क्लियर? कहलाते हैं वो पहला मैमल था। क्या था? पहला मैमल। बताओ उस छोटे से शुरू की औकात है कि वो डायनासोरस से लड़ ले? बोलो यार,
बेटा सुनते जाओ पूरी राम कथा, क्योंकि यही बायोलॉजी का बेस है, इसी पर पूरी बायोलॉजी टिकी हुई है। बताओ वो छोटा सा शुरू क्या डायनासोरस से जीत सकता है? हाँ या ना? नहीं, नहीं बोलना ही डायनासोरस की बेइज्जती है। और शुरू जो है डायनासोरस को बहुत पसंद था खाने में। छोटे छोटे होते थे, एक साथ रहते झुंड में, एक बार गप से लेता था पूरा अंदर। और डायनासोरस शुरू को खूब खाते थे। शुरू हैरान और परेशान, वो कहते थे हे भगवान, भगवान मतलब नेचर, प्रकृति में कुछ ऐसा परिवर्तन कर दो, प्रकृति में कुछ ऐसा परिवर्तन कर दो। यहां पर कहा था ना कि अभी से डिटेल में बताऊंगा। ये थे आपके डायनासोरस और ये थे आपका शुरू। कहा गया नेचर में कुछ ऐसा चेंज कर दो कि भैया डायनासोरस ना लड़ पाए, हम लड़ ले। अभी आपको मजाक लग रहा होगा, सर कैसी बात करो, डायनासोरस नहीं लड़ पाएगा इतना बड़ा। अबे साइज डजंट मैटर, नेचर मैटर्स, इन्वायरमेंट मैटर, किसे सपोर्ट कर रहा है और किसे डिमोट कर रहा है। हुआ क्या, एक दिन आसमान से ज्यादा नहीं 250 किलोमीटर बड़ी चट्टान धरती पर आ रही थी। कितने किलोमीटर? 250 किलोमीटर। जब धरती पर आ रही होगी, समझिएगा कायदे से, तो बताइए हवा उससे टकरा रही होगी या नहीं टकरा रही? टकरा रही होगी। और जब हवा बहुत ज्यादा टकराएगी, बेटा सीधी बात है, दो चीज आपस में टकराएंगी तो क्या पैदा होगी? गर्मी। और अल्टीमेटली नीचे आते आते वो आग का गोला बन गया था। कहते हैं उस समय अगर ह्यूमन होता और उस नजारे को देख रहा होता तो उस समय आसमान में दो सूर्य चमक रहे थे। ये दोपहर का केस में हुआ था, दो सूर्य चमक रहे थे, एक सूर्य असली वाला और एक सूर्य आपका वो 250 किलोमीटर की चट्टान। और जैसे ही 250 किलोमीटर की चट्टान गिरी धम्म से, पूरी धरती उसके वाइब्रेशन से हिल गई, पूरी धरती उसके वाइब्रेशन से हिल गई। एरिज़ोना में गिरा था, बहुत दूर इंडिया से, इंडिया तक में भूकंप आए। समझना कायदे से कितना भयानक इंपैक्ट होगा। 250 किलोमीटर वजनी कोई चीज इतनी स्पीड से गिर रही है, मास भी ज्यादा और इसके साथ साथ स्पीड भी ज्यादा। अल्टीमेटली इंपैक्ट इतना भयानक पड़ा, बहुत गहरा गड्ढा बना और भन्न से धूल उड़ी। जो 250 किलोमीटर के दायरे में जितने जीव आए वो तो भैया मर गए। तो अरे सर टेंशन काहे ले रहे हो, डायनासोरस तो जगह जगह थे। हाँ, आगे की कहानी सुनो। जो 250 किलोमीटर के दायरे में आए वो तो मर गए। अब गिरने से इतनी भयानक धूल उठी कि 2 महीने तक धरती पर कहीं पर भी सूर्य की रोशनी नहीं आ रही थी, अर्थात गुप्त अंधेरा। 2 महीने तक धरती पर कहीं रोशनी नहीं थी, क्योंकि धूल ने पूरे आसमान को घेर रखा था, इतनी धूल उठी। तो सर डायनासोरस को क्या फर्क पड़ता है, जो प्लांट अवेलेबल है तब तक उन्हें खाए। अरे बोलो भैया, फर्क पड़ता है मुन्ना, आगे तो सुनो। शुरू की खुराक थी कम, भाई छोटा सा जीव था, 2 पत्ती खाया वापस बिलबुक्के में घुस गया। छोटा सा जीव था, 2 पत्ती खाया बिलबुक्के में घुस गया। और डायनासोरस जो है कई 100 पेड़ खा जाते थे। अब फूड तो उतना ही था, पर डायनासोरस की डिमांड ज्यादा और इनकी डिमांड कम। अरे बोलो यार, यारे जितने शुरू उस समय रहे होंगे 2-4 पेड़ में इनका काम बन जाएगा। और डायनासोरस को खाने की पड़ गई कमी, और खाने की पड़ गई कमी तो खाने के लिए सब आपस में लड़ पड़े। और जब आपस में लड़ेंगे तो भैया सुपीरियर विल सर्वाइव, इंफीरियर विल डाई। तो सर सुपीरियर तो बचा, सुपीरियर वाला डायनासोरस तो बचा, सर कम से कम वही दिखा दो कहां है। रुको, सब्र करो, देखो अब आगे क्या हुआ। जो धूल थी, धूल सब आपस में चिपक गई और चिपक के इतने बड़े बड़े पत्थर बना लिए, ढेर सारे। और वो पत्थर धनधनाते हुए फिर वापस, मतलब सोचो 2 महीने तक धूल आसमान में, उसके बाद सारी धूल आपस में चिपकी और फिर पत्थर बना ली। अब एक बड़ा पत्थर नहीं था, ढेर सारे लाखों पत्थर थे। ठीक, जो उड़ने वाले डायनासोरस थे वो बड़े खुश थे भैया कि हम भैया बच गए, हम उड़ के निकल लिए, पेड़ पे बैठे कोई बात नहीं। ठीक, लेकिन फिर जब वो पत्थर गिरना चालू हुए तो बेटा उड़ के जाओगे कहां, सोचने वाली बात। और उस समय जो हमारा शुरू था वो चुपचाप बिलपुक्का खोद के जमीन के अंदर आराम से बैठा था, निकलता 2 पत्ती चबाता वापस बैठ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा ताकत का प्रदर्शन ना करो, वक्त वक्त की बात है। जहां 6 बजा है वहीं फिर 12 भी बजता है, सुई पूरी घूम जाती है। जहां तुम 25 करोड़ साल तक राज किए, एक पत्थर आया और सारा मामला चेंज। नेचर ने इसे सपोर्ट कर दिया और इसे क्या कर दिया, डिमोट।
बोलो भैया। तो अब मुझे एक चीज बताइए, प्रकृति में लगातार परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। और प्रकृति जिसे सपोर्ट करेगी वही सरवाइव करेगा और वही क्या करेगा? रिप्रोड्यूस। जल्दी जल्दी बोला करो यार। अच्छा, एक चीज और सुनो, एक चीज और सुनो। जो शुरू था, जब शुरू बड़ा हो जाता था, ठीक, बड़ा मतलब उम्र में बड़ा, होते बहुत छोटे थे, तो बहुत तेज स्पीड थी शुरू के भागने की, ठीक, तो बड़े वाले शुरू तो बच जाते थे, डायनासोर से भाग के बिल्कुल फिर घुस गए। लेकिन जो छोटे वाले थे वो बहुत स्लो स्लो चलते थे, समझना। तो जब छोटा वाला खाना खाने जाए, डायनासोर उनसे खा ले, लेकिन बड़ा वाला अपने आप को बचा लेता था। शुरू हैरान और परेशान कि आखिर यार इन बच्चों के साथ मैं क्या करूं, ये बच्चे खाना खाने जाते हैं, समझो कायदे से, और डायनासोर पकड़ के खा लेता। अम्मा इंतजार कर रही घर में, लौंडा गायब, कहां है, सुबह मिलेगा पीछे। अब शुरू की मम्मी ने क्या किया, कई लाख साल में डेवलप कर ली मेमोरी ग्लैंड। इसका फायदा क्या हुआ? बच्चों यहीं रहना, हिलना मत, मैं खाना खा के आती हूं। जब वो खाना खाएगी तो मिल्क का प्रोडक्शन करेगी, और बच्चों को क्या पिलाती थी? मिल्क। दैट्स व्हाई मैमल्स हैव मेमोरी ग्लैंड फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर चिल्ड्रंस की सेफ्टी के लिए मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हुआ। मेमोरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट हुआ वो इसलिए हुआ ताकि मादा शुरू बाहर जाए, खाना खाए और फिर वापस बिल में आए और बच्चों को दूध पिलाए। अब बताओ, इससे नेचर शुरू को सपोर्ट कर रहा है या डिमोट कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां तक बात एकदम क्लियर है तो हाँ बोल दो भैया। वापस अपने गोल्डन रूल नंबर 1 पर चलते हैं। ये रूल अभी सिर्फ इतना एक्सप्लेन किया है, ये साल भर ये रूल चलेगा। गोल्डन रूल नंबर 1, संसार का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पर सिर्फ 2 काम करने आया है, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन, और दोनों में अगर एक पूछा जाए तो रिप्रोडक्शन। डार्विन ने फिटनेस किसे कहा था? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। नेचर जिसे, बोला करो सब लोग यार, नेचर जिसे सपोर्ट करेगा वो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा। बोलो भैया। क्या ये पहला नियम एकदम क्लियर हो चुका है? गोल्डन रूल नंबर 1 लिखिए। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, सोचो एक लाइन को कितनी दूर तक एक्सप्लेन करते चले गए, रुक गए। पूछो क्यों रुक गए? साल भर एक्सप्लेन करना इसी लाइन को, इसी पे पूरी बायो खड़ी है। लिखो, संसार का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, संसार का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पर 2 चीजें करने आया है। धरती पर 2 चीजें करने आया है। संसार का, चेक कर लो फोन तो नहीं आया, चेक कर लो फोन तो नहीं आया, फोन तो नहीं आया, फोन तो नहीं आया कोई, देख लो। संसार का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पर 2 चीजें करने आया है, डैश। अब तुम्हारी इच्छा, खाओ पियो जनसंख्या बढ़ाओ लिख लो, या सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन लिखो। सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। हो गया। गोल्डन रूल नंबर 2 एंड लास्ट, खत्म। गोल्डन रूल नंबर 2 एंड लास्ट, खत्म। कर लिया? ठीक। ऊपर, ए भाई, मैं अपनी बॉडी में लगातार परिवर्तन कर रहा हूं। पता है क्यों कर रहा हूं? पूछो क्यों? फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। और कोई काम नहीं मेरे पास, समझना। अरे मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, नैतिक कार्य जो है। अब सुनिए हमारी बात। आते ही मैंने एक धड़ाधड़ सवाल बोले थे, उसका जवाब नहीं दिया और आप उसके जवाब में बैठे हुए हो। पहले बोला आंख 1 क्यों, आंख 2 क्यों है? ताकि सॉलिड एंगल बन सके, इसलिए आंख सामने है और 2 है। अब अगली बात सुनना। अगला सवाल मैंने कहा था नथुने 2 क्यों हैं? बेटा शुरू में 1 था, बाद में 2 हो गया। पूछो क्यों? अरे पूछो यार, ऐसे बोलो क्यों। देखो भैया, सभी लोग सांस खींचो। आहें नहीं भरनी है, सांस खींचनी है। खींच लिया? जब तुम सांस खींचोगे तो एयर के पार्टिकल्स नाक की अंदर वाली दीवार से टकराएंगे या नहीं टकराएंगे? अरे यार,
सांस खींचोगे तो हवा लड़ते हुए जाएगी नाक की दीवारों से। बोलो भैया। चलो बेटा जरा दोनों हाथ को टकरवाना, ऐसे करो, बताओ गर्मी पैदा हो रही है नहीं हो रही है? बेटा कितनी देर ऐसे किए हो तुम? 1 मिनट भी नहीं किए हो और तब गर्मी पैदा हो गई। और सांस तुम जिंदगी भर लोगे और जब हवा के पार्टिकल टकराएंगे तो अंदर भी ऐसे क्या पैदा होगी? गर्मी, और आपको जलन का एहसास होगा। इस वजह से नथुने हमारे 2 हो गए। फिर मतलब बेटा आपको जानकारी के लिए बता दें, आप दोनों नथुने से न बराबर सांस खींचते हो न बराबर सांस छोड़ते हो। एक नथुने से ज्यादा सांस खींचोगे, एक से कम, 6-6 घंटे पे होता है। अगर इस समय इससे ज्यादा सांस छोड़ रहे हो तो अगले 6 घंटे पे इससे ज्यादा छोड़ोगे, फिर अगले 6 घंटे पे इस पे, अगले 6 घंटे पे इस पे। सांस दोनों से छोड़ोगे, लेकिन एक से ज्यादा एक से कम। चेक कर लो, ऐसे करो, एक से ज्यादा आएगी एक से कम आएगी। नॉर्मल छोड़ना, एक से ज्यादा आएगी एक से कम आएगी। और अगले 6 घंटे पे चेक कर लेना, अपना अपना याद कर लो, किसी का राइट से चल रहा होगा, किसी का लेफ्ट चल रहा होगा। बोलो भैया, आएगी दोनों से। बात क्या है? ज्यादा और कम से। फ्रिक्शन से बचने के लिए हमने एवोल्यूशन किया और नाक के बीचों बीच क्या खड़ी हो गई? एक दीवार। बोलो भैया, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट क्यों हुआ? ये बात समझ में आ गई भैया? ए भैया हाँ सुना तो, डार्विन ने तो फिटनेस को रिप्रोडक्टिव फिटनेस बोला। कहा नेचर सपोर्ट, तो वो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा, रिप्रोडक्टिवली ज्यादा फिट होगा ऊपर। तो हम साला अनफिट है इसका मतलब? इस लिहाज से तो तुम भी अनफिट हो। तो इस लिहाज से तो भैया ब्रेन को आपने प्रोटेक्शन दी, स्कल से ऊपर खपट्टा लगा दिया, ब्रेन को चोट नहीं आएगी पक्का। रीढ़ की हड्डी के अंदर आपने स्पाइनल कॉर्ड डाल दी, पीछे भी चोट नहीं आएगी। लंग्स को आपने रिब से ढक दिया, अरे रिब्स, तो भैया लंग्स पे भी चोट नहीं आएगी। बोलो यार। अब सुनो, तुम सांस लेने के लिए नहीं आए हो, सब ले तो रहे, वो सब ले इसलिए रहे हो ताकि क्या पैदा करो अंत में? बच्चा। सांस नहीं लोगे मर जाओगे, मर जाओगे तो बच्चे नहीं पैदा करोगे। तुम दिल धड़कवाने के लिए नहीं आए हो, आपकी बॉडी सिर्फ एक काम करने के लिए आई है, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन। या पूरा बोलो, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। आपकी बॉडी में जितनी हरकतें हो रही हैं, सांस का अंदर जाना, सांस का बाहर आना, बार बार हार्ट का ब्लड को पंप करना, किडनी क्या करती है? खून को छानकर जहरीले माल बाहर निकालती है इन द फॉर्म ऑफ पेशाब। स्टमक का काम पचाना, इंटेस्टाइन का काम पचे हुए माल को एब्जॉर्ब करना। ये जितने काम हो रहे हैं, ये सारे काम सिर्फ एक काम के लिए हो रहे हैं, दैट इज सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। अब मेरी बात सुनिएगा, यहीं पर ये बात बड़ी गजब की निकलने वाली है, सुनना। देखो भैया, अगर तुम रिप्रोडक्शन करने आए हो तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन तो आपकी बॉडी का, बायोलॉजिकल कंटेक्स्ट में बात करें, वो हुआ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसकी सिक्योरिटी मैटर करती है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहे प्लांट के हों या एनिमल के हों, सब के सब बेहद सेंसिटिव होते हैं। कभी क्रिकेट खेला है? सीधा बैठ जा मुन्ना। अच्छा सीधा ही बैठा है। कभी क्रिकेट खेला है? साइकिल चलाई है? तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सेंसिटिविटी क्या बात नहीं है, ये सेंसिटिविटी दिक्कत दे देती है। बोलो बेटा, हमारे साथ हादसा हुआ था बहुत गलत। अरे बैटिंग करना आती नहीं हमको। अरे हम 11वें नंबर के बल्लेबाज होते नहीं, 11 वाले जो बस इसको आउट ना करना, हाँ हम जो भी थे तो भाई आते थे। और हम थोड़ा लेकिन रंगबाजी में रहते थे अपना, उस समय थोड़ा हेल्थ अच्छी थी तो बल्ला पकड़ना नहीं आता था, लेकिन पूरे फॉर्म में ऐसे ऐसे करते थे। हम बॉलर थे, मैं बैटिंग आती नहीं थी। और साले सामने स्टेट लेवल के भन्न वाले बल्लेबाज, और कप्तान सामने वाला इतना बड़ा वाला दुष्ट, उसे पता है बल्ला पकड़ने समझ गया कि अगर ये इंजर्ड हो जाएगा हम, तो ये सामने वाली टीम का मेन बॉलर है, यही ओपन बॉलर है। तो साले ने टारगेट क्या बना दिया? इंजर्ड करो, आउट नहीं करना, सिर्फ इंजर्ड करो। तो कई सारे चीजें पहनी जाती हैं, वेस्ट सब पहनी, हम कुछ नहीं पहनते थे। हम स्टाइल में अपना ग्लव्स नहीं समझे। कई लोग देख रहे होते थे ना मैच, स्टेडियम में कई लोग बैठे होते हैं ना, तो ग्लव्स पहने, पैड लगाया, शूज डाले और पहुंच गए ग्राउंड। और लेकिन बहुत कुछ होता है बेटा, चेस्ट गार्ड, एल्बो गार्ड, ठीक है, ये गार्ड, वो गार्ड, निपोरा गार्ड, कई गार्ड नहीं लगाए, धोखा हो गया। ऐसा इंजर्ड हुए कि पूरे टूर्नामेंट खेल नहीं पाए, पूरे टूर्नामेंट बाहर रहे। तो
तो समझ जाइए सेंसिटिविटी, समझ जाइए हाउ मच सेंसिटिव सच काइंड ऑफ ऑर्गन्स आर। आपने कभी देखा है फूल निकलने से पहले कली निकलती है, फूल तुरंत नहीं निकलता, और फूल के अंदर ही रखा है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मान लो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फूल के अंदर रखा हुआ है। फूल अभी बंद, पता है क्यों है? क्योंकि इस समय ये इतना नाजुक है, अभी अभी बना है कि तेज हवा का झोंका आएगा और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को उड़ा ले जाएगा, और क्या पता चला गया हॉस्टल की छत पर। तो इसलिए पहले फूल बंद रहता है। जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मजबूत हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, हवा के थपेड़े झेलने के लायक हो जाते हैं, तब फूल खिलता है। अब चलाओ हवा, अब मजबूत है हम, बोलो भैया। अब भैया ह्यूमन तो सबसे एडवांस होते हैं, तो ह्यूमन को अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की सेफ्टी रखनी थी भाई, ठीक। अच्छा सोचो, देखो आज तुम अपना चेहरा देखते हो तो तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल लगता है। बेटा सच बताएं, अगर हमारे नाक शुरू से ऊपर होती तो आपको ऑकवर्ड ना लगता, हमारी आंख यहां पर होती तो आपको ऑकवर्ड ना लगता, बिल्कुल ऑकवर्ड ना लगता। अगर अपना ही चेहरा गौर से शीशे में देख लेना, गौर से एकदम सोचो कितनी खराब चेहरा हम लोग का। दो यहां पर निकले हुए फर्जी के, दो छेद इधर, यहां एक सफेदी, बीच में काला धब्बा, ये ऊपर खाबर, ये ऐसे। अगर देखा जाए तो ह्यूमन का फेस बेहद अजीब है। अगर गौर से देखो अपना चेहरा तो अपने ही चेहरे से डर लग जाएगा। तो शुरू में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे साइड में, किधर लगे थे? साइड में। तो जब साइड में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे, ठीक बोलो भैया, मान लो हम चल रहे हैं, चलते अरे मोर भाई, और जिंदगी खराब हो गई। आए थे सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, उसमें मेन था रिप्रोडक्शन। अब जिंदा रहना का क्या ही फायदा, सब खत्म हो गया, बोलो भैया। ह्यूमन को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बचाने थे भाई, तो अब कैसे बचाएगा समझना। आपने अभी बदनाम चाय का नाम सुना? बदनाम चाय और बेनाम गुजिया काकादेव में फेमस है। चाय अच्छी नहीं है पर बहुत पी जाती है, ट्रेंड बन गया बदनाम चाय। कहाँ बदनाम पे आओ। तो बदनाम चाय पर जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं अक्सर जाया करता था, आज भी जाता हूँ, ऐसा नहीं है। जब देर रात हो जाती है, जब स्टूडेंट नहीं होता है मार्केट में, तब वहाँ जाके खाने में अलग ही मज़ा आता है। तो बदनाम चाय में जाया करता था। तो मेरी आदत थी 2 समोसे, ढेर सारी चटनी इतनी की चटनी की बायंड फोर्स से, चटनी की बायंसी से समोसा तैरने लगे, उसमें खूब सारी चटनी डलवा ली, 2 समोसे और 1 कोल्ड ड्रिंक, ठीक। तो जब तुम्हारी उम्र के तो भीड़ भाड़ में जाते थे पूरा, ठीक, तो मैं ऐसे कोल्ड ड्रिंक रख देता था, दोनों हाथ से भका भक खाता था। कोई आए साला कोल्ड ड्रिंक पे पैर मार के चला जाए, मेरा मूड खराब हो जाए, और गिरती हुई कोल्ड ड्रिंक का जो दर्द है, बची हुई से फर्क नहीं पड़ता, जो गिर गई उसे देख के जो लगता है मर जाएंगे, ये क्या हो गया। अब सुनो, अब हमने लगाया दिमाग, ठीक, हमने दिमाग क्या लगाया, हमने कोल्ड ड्रिंक को दोनों टांगों के बीच में रख दिया। अब गिरा के दिखाओ, समझ गए? एक्सप्लेन हो तो गया। अरे अब और क्या एक्सप्लेन कर दें भाई। कोल्ड ड्रिंक की बोतल दोनों टांगों के बीच में, इधर से भी सेफ्टी, इधर से भी सेफ्टी, बोलो भैया। क्या ये बात समझ गए बात को? अब कोल्ड ड्रिंक की बोतल का कॉन्सेप्ट आप लगा दीजिए, समझ रहे हैं ना बेटा? आप समझ गए, हम समझा लिए, और मर्यादा का भी ध्यान रखा गया, बात खत्म हो गई। अब आइए, अब मेरी दूसरी बात सुनिएगा। संसार का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में 2 चीज बचा के रखना चाहता है। रुक तो जाओ, हम ही से पढ़े हुए, हम ही को ज्ञान पेल रहे हो। अपनी बॉडी में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 चीज बचा कर रखना चाहता है, और उसको बचाने के लिए अपनी बॉडी में किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। अभी तो आपने कहा था सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए। अरे मेरे भाई, 2 और चीजें हैं जिसके लिए आपकी बॉडी में चेंज आता है, और वो 2 चीजें जिसे आपकी बॉडी बचा कर रखना चाहती है, बर्बाद नहीं करना चाहती है, वो है वाटर और एनर्जी, पानी और ऊर्जा। आपकी बॉडी कोशिश करती है कितना ज्यादा बचा ले। गोल्डन रूल नंबर 2 खत्म। संसार का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोबाइल चार्जिंग पे दे दिया। संसार का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में 2 चीज बचा के रखना चाहता है,
अपनी बॉडी में दो चीज बचा के रखना चाहता है, वाटर और एनर्जी, खत्म, पानी और ऊर्जा, पानी और ऊर्जा, वाटर और एनर्जी, पानी और ऊर्जा। हो गया? कर लिया? वाटर और एनर्जी। परसों हेडिंग डल जाएगी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, परसों हेडिंग आ जाएगी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। चले बोले आगे, नीचे नोट लिखो, नोट। सर्वाइवल कॉमा रिप्रोडक्शन एंड फॉर सेविंग वाटर एंड एनर्जी, एंड फॉर सेविंग वाटर एंड एनर्जी। कर लिया? कॉमा लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में लगातार चेंज कर रहा है, पूर्ण विराम, थोड़ा चेंज, नई नस्ल बन जाएगी। थोड़ा चेंज, नई नस्ल बन जाएगी। कॉमा अगर चेंज बहुत ज्यादा हो गया तो बताइए क्या हो जाएगा? नई स्पीसीज बन जाएगी। अगर चेंज बहुत ज्यादा हो गया तो नई स्पीसीज बन जाएगी। अब देखो बोर्ड पे जो लिख रहा हूं इसको ऐसे लिखिएगा, मान लीजिए नेचर में चेंज होता है, ठीक, नेचर में चेंज होता है, ठीक, तो दो केस बनेंगे, या तो नेचर किसी के लिए फेवरेबल होगा, मतलब उसको सपोर्ट कर रहा होगा, या तो अनफेवरेबल होगा, सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, या तो अनुकूल होगा या तो प्रतिकूल होगा। हो गया? बोलो भैया। जिसे सपोर्ट कर रहा होगा उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस ना, और अच्छा, उसके चांस ऑफ सर्वाइवल, जिंदा रहने की चांसेस ज्यादा या कम? ज्यादा, तो अपर एरो लगा दिया। और जिसे सपोर्ट नहीं कर रहा होगा उसका चांस ऑफ सर्वाइवल कम। चांस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज्यादा, चांस ऑफ सर्वाइवल कम तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस कम। कर लिया? नहीं लिखा? लिखो। सुंदर नोट्स बनाइएगा।
अगला नोट पॉइंट, अभी लिख रहे हो क्या? लिख रहे हो क्या? अभी लिखो, लिख रहे हो तो बताओ ना यार। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन स्पेलिंग बोर्ड पर है, चार्ल्स डार्विन साइंटिस्ट हैं। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन, कॉमा, actual fitness is reproductive fitness. Actual fitness is reproductive fitness. Actual fitness is reproductive fitness. अभी 38वां चैप्टर में बात चल रही है, एवोल्यूशन से पहुंच गए इकोलॉजी में, अब इकोलॉजी से वापस आएंगे। रिप्रोडक्टिव फिटनेस, फुल स्टॉप। A species which is more fit हो गया, जो ज्यादा फिट है। नेचर सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है? सपोर्ट। ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब टेढ़ा डंडा, या तो हम कह दें नेचर इज फेवरिंग, नेचर इज फेवरिंग, स्पेलिंग ये होगी फेवरिंग, नेचर सपोर्ट कर रहा है। लीव्स, लीव्स मतलब देता है, ना पता हो लिख लेना, लीव्स स्पेलिंग, लीव्स LEAVES, लीव्स मोर प्रोजनी, प्रोजनी मतलब बच्चा, मोर प्रोजनी हो गया। इन कंपैरिजन विथ, इन कंपैरिजन मतलब तुलना, तुलना, इन कंपैरिजन विथ स्पीसीज विच इज लेस फिट, विच इज लेस फिट, इन कंपैरिजन विथ, कंपैरिजन मतलब तुलना, इन कंपैरिजन विथ स्पीसीज विच इज लेस फिट, फुल स्टॉप, एक लाइन छोड़कर लिखिएगा। इन दिस केस, इन दिस केस सुपीरियर विल सर्वाइव, जो ताकतवर होगी, बॉडी से ताकत की बात मत कर देना, पहले डायनासोरस ताकतवर थे, बड़ा सा वो पत्थर गिरा, शुरू ताकतवर हो गए, समझ गए बात को, जिसे नेचर फेवर करेगा। इन कंपैरिजन विथ स्पीसीज, कर लिया, वो कर लिया, अच्छा। इन दिस केस सुपीरियर विल सर्वाइव, कॉमा, इंफीरियर विल डाई। लास्ट पॉइंट, हैबिटाट का मतलब समझते हो? हैबिटाट, जहां आप रहते हैं वो आपका क्या है? हैबिटाट। लिखिएगा, ये बताओ रिसोर्स, रिसोर्स मतलब साधन, रिसोर्स बायोलॉजी दो चीजों को मानती है, जमीन और खाना। क्लियर? ये बताओ आपके पास रिसोर्स अर्थात जमीन और खाना लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? लिखो, किसी भी हैबिटाट में रिसोर्स लिमिटेड होता है, किसी भी हैबिटाट में रिसोर्स लिमिटेड होता है, किसी भी हैबिटाट में रिसोर्स लिमिटेड होता है। हो गया? रिसोर्स लिमिटेड होता है। इतनी खतरनाक नोट्स बनेगी ना, अंत में मजा आ जाएगा। किसी भी हैबिटाट में रिसोर्स लिमिटेड होता है। अच्छा, आपको एक चीज पता है? ऊपर ऊपर गोवा में, गोवा का नाम सुना है? गोवा सुनते ही तुम कहीं और चले जाते हो। गोवा में लिकर बहुत सस्ती है, एल्कोहल, एल्कोहल का नाम सुना है? लिकर अर्थात जिसे एल्कोहल कहते हैं, एल्कोहल वहां पर बहुत सस्ती है। इतनी सस्ती है कि 12,000 में आप इतनी दारू ले आओगे,
ठीक है सर, 12,000 ही आपने क्यों बोला? क्वेश्चन एराइजेस। ओए भाई ऐसे इन देखो, जो मैं करता हूँ खुलेआम करता हूँ, ठीक है, जो नहीं करता हूँ खुलेआम मना कर देता हूँ। 12,000 की पोरवाल सर गोवा गए हैं ना, इसलिए मुझे बता रहा हूँ। हाँ, 12,000 कि आप अल्कोहल वहां से ला सकते हो, ठीक। 12,000 में इतनी अल्कोहल मिल जाती है, इतनी अल्कोहल मिल जाती है कि पूरा परिवार जो है 8-10 लोगों का बैठ के महीनों पिए, खत्म नहीं होगी, इतनी अल्कोहल मिल जाती है। और पूरी रात मिलती है, 24 घंटे मिलती है। मतलब हर दुकान पे, मतलब नॉर्मली बेकरी शॉप पे भी अल्कोहल दिख जाएगी आपको, कभी भी खरीदो, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कभी भी। तो जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो एयरपोर्ट पर बैग चेक होता है, चाहे डोमेस्टिक फ्लाइट हो चाहे इंटरनेशनल होगी, तब तो ऐसा चेक होगा कि पूछो नहीं। बस समझ लो नंगा नहीं करते, बाकी सब कर देते हैं, और 1% डाउट हुआ वो भी कर देंगे। तो जब डोमेस्टिक पे आपका बैग चेक होता है ना, तो बहुत सीरियस चेक होता है, क्योंकि ये एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का मामला। तो आपको फिक्स होता है कि आप इतनी बॉटल्स अल्कोहल के ले जा सकते हो, फिक्स है, इससे ज्यादा नहीं ले जा सकते। फिर ऐसे तो वहां पर 12,000, यहां की 50,000 में मिलती वही चीज, तो आदमी धंधा ही करना शुरू कर दे। वहां से 12,000 की दारू ले, ट्रकों से कानपुर मंगवाए, कानपुर में 50,000 की बेच दे, मुनाफा ही मुनाफा, पैसा ही पैसा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। गोवा की अल्कोहल सिर्फ गोवा में बिकेगी, यूपी की अल्कोहल यूपी में बिकेगी, लिखा होता है ओनली फॉर गोवा, क्लियर। इसके बाहर आप सेल करोगे तो बहुत बड़ा क्राइम है। इस वजह से गवर्नमेंट ने कैरिंग कैपेसिटी लगा दी। आपसे वहां पूछा जाता है कि कितनी अल्कोहल आपने कैरी की है। कैरी का मतलब क्या होता है? रखी है। बोलो यार, आपने कह दिया सर 6 बोतल रखी है, दिखाओ, तुम्हारे कहने से नहीं मानेंगे। देख लिया, ओके जाओ। अगर 7वां बोतल हुआ तो 7वीं बोतल निकाल के बाहर रखनी पड़ेगी, ठीक, उन्हें पकड़ानी पड़ेगी, भैया रख लो, ठीक, हम नहीं ले जा पाएंगे। तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब आप समझ गए कि कोई भी चीज है कितनी चीजों को कैरी कर सकती है। जैसे ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम 1500 बच्चों को कैरी कर सकती है, 1500 बच्चा ठांस के बैठता है, ठीक। तो ये इसकी क्या हो गई? कैरिंग कैपेसिटी, कि कितनी इसकी कैपेसिटी है कि कितने बच्चों को ये कैरी कर सकता है। ऐसे ही अगर इस क्लासरूम की कैरिंग कैपेसिटी हो सकती है दोस्त, तो इस बिल्डिंग की भी एक कैरिंग कैपेसिटी होगी कि इतने लोग इसमें रह सकते हैं। तो फिर कानपुर की भी होगी, यूपी की भी होगी, भारत की भी होगी, एशिया की भी होगी और धरती की भी होगी। बोलो यार, धरती पर जमीन भी लिमिटेड, खाना भी लिमिटेड, इसलिए धरती की एक लिमिट है कि इतनी जनसंख्या आप बढ़ा सकते हो। इसके बाद आपस में ही लड़ोगे, सुपीरियर विल सर्वाइव, इंफीरियर विल डाई। लिखो, क्या लिखे हो? किसी भी हैबिटेट में रिसोर्स लिमिटेड होते हैं। रिसोर्स मतलब खाना और जमीन, बस ये 2 चीज को बायो रिसोर्स मानती है, जिंदा रहने के रिसोर्स। हो गया, खाना मिल जाए, जमीन मिल जाए, रहे बच्चा, रहे बच्चा, रहे बच्चा, हो गया, सब कनेक्टेड है आपस में। देखो, लिमिटेड होते हैं, कर लिया। ये उस हैबिटाट की कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। स्पेलिंग प्लीज बोर्ड पे देख लीजिए, कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। बोलो केयरिंग कैपेसिटी, बोलो केयरिंग, ऐसे बोल केयरिंग, बोलो केयरिंग। के से हो गया केयरिंग, कैपिटल के इसका सिंबल है नीट 2024। ये सवाल आया हुआ था, के स्टैंड्स फॉर कैरिंग कैपेसिटी। इतना बड़ा सवाल पूछा था, इतने मन से इकोलॉजी समझाई थी और सवाल पूछा 2 कौड़ी का। के का मतलब क्या है? कैरिंग कैपेसिटी, कैपिटल के, ध्यान रखना। कर लिया, कर लिया, फुल स्टॉप। क्या कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा जनसंख्या हो सकती है क्या? नहीं। लिखो, सो इन रियलिटी पॉपुलेशन डेंसिटी अर्थात जनसंख्या, पॉपुलेशन डेंसिटी अर्थात जनसंख्या, पॉपुलेशन डेंसिटी के ब्रैकेट में लिखना कैपिटल एन, कैपिटल एन से सिंबलाइज करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, किससे? कैपिटल एन। इन रियलिटी पॉपुलेशन डेंसिटी, रियलिटी की बात करें
तो पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी लेस, नीट 2023 सवाल है ये, कैन बी लेस और इज इक्वल टू का सिंबल बना दो चाहो तो, और इज इक्वल टू कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा जनसंख्या हो सकती है, बोलो यार। 1500 की लिमिट है इस क्लास की। ए भैया ए पप्पू पापा, 1500 की लिमिट है इस क्लास की। 1500 एक बार इधर से घुसेगा, पीछे वाली खिड़की से एक बाहर। बोलो यार, पक्का लिखो। क्या लिखा? कैरिंग कैपेसिटी, बट कैन नेवर बी मोर देन कैरिंग कैपेसिटी, बट कैन नेवर बी मोर देन कैरिंग कैपेसिटी, बट कैन नेवर बी मोर देन कैरिंग कैपेसिटी। ज्यादा कभी नहीं हो सकती है। हो गया? समझ गए बात को? कम हो सकती है, बराबर हो सकती है। ये बताओ, इस क्लास की कैपेसिटी 1500 है, 1400 बच्चा बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता? बैठ सकता है, लेकिन 1500 से ऊपर नहीं होगा। बोलो भैया, लिखो, फुल स्टॉप कर लिया। नीचे नोट, अगर पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हुई तो आपस में कंपटीशन होगा, and superior will survive, inferior will die, superior will survive, inferior will die, और हिंदी वाला कि इंग्लिश वाला? हिंदी वाला। और मतलब हिंदी वाला। और कर लिया। घुमा फिराकर, यही लिखो, घुमा फिराकर पॉपुलेशन डेंसिटी वापस कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो जाएगी, वापस कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो जाएगी। मीन्स घुमा फिराकर पॉपुलेशन डेंसिटी वापस कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो जाएगी। मीन्स n इज इक्वल टू के। n क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी। k क्या है? कैरिंग कैपेसिटी। दोनों बराबर हो जाएंगे। हो गया? तो बताइए भैया, गोल्डन रूल पर ट्रिपल टिक मार लो, दोनों रूल पर। साल भर यही चलेगा। अब एक काम कीजिए, एग्जैक्ट 60 सेकंड दे रहा हूं, यहीं बैठा हूं, पूरे का पूरा नोट्स 2 बार रिवाइज कीजिए, जितना आज लिखे हो 2 बार रिवाइज कीजिए, 2 बार रिवाइज कीजिए मन से। सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। संसार का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में 2 चीज बचा के रखना चाहता है। वाटर एंड एनर्जी बता रहे हो? डार्विन ने फिटनेस किसे कहा था? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। नई हेडिंग डालिएगा, हायरार्की। और लास्ट हेडिंग है आज की क्लास की, ए पॉपुलेशन डेंसिटी को कैपिटल एन से दिखाई दिया, कैपिटल के? कैपिटल एन। चलो लिखो, हेडिंग डालिएगा, हायरार्की क्या होती है। पूरी बायोलॉजी, पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, तीनों में ये टीचर पढ़ाएंगे जरूर। हायरार्की, जब सब पढ़ाएंगे तो हम भी पढ़ाएंगे। हायरार्की हो गया, लिखिएगा। अच्छा, एक चीज बच्चों आपको मैं बताना चाहूंगा, 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक, 13वां साल मेरा लग गया है, ठीक, लगते नहीं ना?
आज एक गार्जियन कह के इतना खुश में पूछो नहीं। आज एक गार्जियन यहाँ बैठा, मैं बैठा था, मुझसे तुमने देखा था, अच्छा तुम आए थे, हाँ, गार्जियन बैठा था, बात को कर लिया, कहता मुझे लगा साहिल सर बड़े बूढ़े से होंगे, जिस तरीके से सुना था एकदम एजेड से होंगे और एकदम सिंसियरिटी से कम बात करके भगा देंगे, आप तो एकदम लड़के टाइप के हैं, धना अबे तबे करके बात कर दें। हमने कहा सर आई एम सॉरी, मेरी लैंग्वेज का क्या है फॉल्ट है। अल्टीमेटली मुझे कम उम्र का बताया, मैंने उम्र पूछी कि 24-25 को होंगे। अरे तुम्हारे मुँह में घी गू नहीं घी शक्कर, हाँ लो घी शक्कर गू निकल गया, लो। अब एक बात मैं आपको बताऊंगा, 13वां वर्ष चल रहा है, पिछले वर्ष क्या है, कोचिंग की पॉलिसी में कुछ परिवर्तन हो गया, तो कोचिंग ने आई में नहीं शुरू से ऐसा किया था, तो उन्होंने क्या किया, फ्रेशर बैच के साथ, कई बच्चों को डाउट है, कल ही मुझे एक बच्चा आके ऑफिस में बोल रहा था कि सर रिपीटर भैया लोग कह रहे थे कि R1 में लेना, F1 में मत लेना, F1 में साहिल सर पूरा नहीं पढ़ाएंगे। तो बेटा हम आपको एकदम क्लियर कर दें, मैंने अपना बैच में किसी के साथ कभी शेयर नहीं करता, ना ही कोई टीचर मेरे साथ पढ़ाना चाहता है, दोनों बातें। ऐसा 3 बार हुआ है कि टीचर्स हमारे साथ पढ़ाए हैं और तीनों का करियर पी गया। पी गए का मतलब समझते हो, इसलिए। और जबकि पोरवाल सर ने 100 बार सलाह भी दी कि मत पढ़ाना साहिल के साथ, F1 तुम पढ़ा लो, F2 साहिल को दे दो, कि नहीं साहिल सर के नाम से बच्चा आएगा, एकदम फाड़ देंगे, चीर देंगे। और मैं 2 महीने बैच में पहले गया ही नहीं, मैं सिर्फ 3 दिन बैच में गया, बैच खत्म हो गया, बच्चा R1 में आने लगा, फ्रेशर वाला। तो ये आपके भ्रम हो सकता है कि फ्रेशर बैच में जो भी आपके भाई बहन हो उसमें पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, आपको ये बिल्कुल गलत पता है। मेरे किसी भी बैच में कोई टीचर कभी एंट्री नहीं करेगा, आपको यही बात एकदम क्लियर है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो मिस प्रोपगेशन मत कीजिएगा कि नहीं R1 में लो साहिल सर, F1 R1 डिट्टो सेम बैच होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, समझ गए बात को, सिर्फ फीस का डिफरेंस होता है, फीस ऊपर नीचे होती है, ठीक। अब बेटा समझो हायरार्की क्या होती है, इधर देखो, किसी भी चीज का बढ़ता हुआ क्रम या किसी भी चीज का उल्टा जाओगे तो घटता हुआ क्रम हो जाएगा। अरे एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 4 5 सीधा जाओगे तो बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा, और अगर उल्टा जाओगे तो घटता हुआ क्रम हो जाएगा। बोलो भैया, तो किसी भी चीज का बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम क्या कहलाएगा, हायरार्की। उदाहरण के तौर पर बताना ये हायरार्की है या नहीं है। 2 6 लड़कियों तुम लोग बताओ, 8 9 बताओ है या नहीं है, 7 नहीं है। बढ़ घटता क्रम नहीं भाई, या तो बढ़ता रहेगा या तो घटता रहेगा। बोलो भैया, अब कुछ लिखने जा रहा हूं, इधर देखो, लास्ट टॉपिक है ये, मिट्टी। हाँ मिट्टी, मुझे तो बता, आप सही है ना। मिट्टी आपस में चिपक के बनाती है ईंटा, ब्रिक, और ब्रिक आपस में जुड़कर बनाते हैं फ्लोर, फ्लोर मतलब माले, और फ्लोर आपस में जुड़कर बनाता है बिल्डिंग। बताओ हायरार्की है या नहीं है एकदम क्लियर है यहां तक बात। लिखो, हायरार्की का मतलब किसी भी चीज का बढ़ता हुआ। अरे मेरी मां, अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उल्टा जाओगे तो घट रही है। किसी भी चीज का बढ़ता हुआ या घटता हुआ क्रम हायरार्की कहलाता है। आपने अगर कोचिंग का बैनर देखा हो, आशीष सर हैं, फोटो में ऐसे, उसके बाद पोरवाल सर हैं, नहीं पोरवाल सर हैं, उसके बाद साहिल सर हैं। बताइए हायरार्की का ध्यान रखा गया है नहीं रखा गया है, बोलो यार। हायरार्की समझ गए, किसी भी चीज का बढ़ता हुआ या घटता हुआ क्रम। ऊपर आपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नाम सुना है, बोलो भैया। चलो ये बताइए किसका एटम है,
फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये एटम नहीं है, ये आयन है। एटम के ऊपर कभी चार्ज नहीं होता। एटम हैव नो चार्ज। बोलो भैया, एकदम क्लियर है यहां तक? अब सुनो, आप में से कोई भी बच्चा एटम को डिफाइन कर दे। एटम क्या है बेटा? जो हमसे पढ़ चुका है ना, मैं उसका चेहरा पहचानता हूं, ध्यान रखना इस बात का। एटम को डिफाइन करो, एक बार पढ़ लोगे भूलोगे कुछ नहीं। एटम को डिफाइन करो। व्हाट इज एटम? हमको पता है, हमको बहुत सही पता है, तुम बताओ भाई एटम क्या है, पूछ रहा हूं। लाल शर्ट, क्या बोल रहे हैं भैया? सिंगल फॉर्म में पाया जाता है? नहीं, हाँ, अगर नोबल गैसेस छोड़ दो तो एटम कभी अकेला एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। एटम कभी अकेला रह ही नहीं सकता है। एटम तुरंत बॉन्ड बना लेता है। ये तो केमिकल बॉन्डिंग की क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, वो भी करिया करिया लिखा है कि एटम कभी अकेला रह ही नहीं सकता एक्सेप्ट नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। हाँ भाई एटम, हम बताएं? चलो हाथ में, कोई बात नहीं, हाथ में एक पॉजिटिव चार्ज पकड़ो, पकड़ना पॉजिटिव चार्ज, कस के थामो, थाम लिया। एक नेगेटिव चार्ज थामो, थाम लिया। ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज घुमा दो। पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज घुमा दो। इस संरचना को हम एटम कह के पुकारते हैं। अब समझो एटम एग्जैक्टली क्या है। देखो, नॉलेज 3 तरीके की होती है, एक गलत पता होना, एक एग्जैक्ट ना पता होना, और एक परफेक्ट पता होना। तो कंपटीशन तब क्रैक होता है जब परफेक्ट पता होता है। समझ पाए बात को? फिर पॉजिटिव चार्ज पकड़ो, पकड़ना, नेगेटिव चार्ज घुमा दो, यही क्या कहलाएगा? आपका एटम। एकदम क्लियर? लिखो एटम डैश, एटम डैश। जब पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व करना लगे, रिवॉल्व करने लगे, रिवॉल्व मतलब घूमना, रिवॉल्व करने लगे, तो उस स्ट्रक्चर को हम एटम कहते हैं। पूर्ण विराम। अगर एटम पर चार्ज आ गया, अगर एटम पर चार्ज आ गया तो एटम आयन कहलाता है। अगर एटम पर चार्ज आ गया तो एटम आयन कहलाता है। फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, सोडियम Na, ऐसे लिखो Na is a atom, but Na plus is a ion। हो गया? सोडियम एटम है, चार्ज आ गया तो हम उसे क्या बोलेंगे? आयन। बताओ ये क्या है? एटम है या आयन है? हाँ, और ये क्या है? आयन। एकदम क्लियर? ध्यान रखना, एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा क्या होंगे? बराबर। लिखो एटम हैव नो चार्ज, ऑब्लिक न्यूट्रल। डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, ना एक पॉइंट इधर ना एक पॉइंट इधर, सीधा बैठोगे टिक मारो। एटम हैव नो चार्ज,
नो चार्ज, ऑब्लिक न्यूट्रल, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, समझ गए बेटा ये बात समझ गए? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर बराबर है तो एटम पर कोई चार्ज आएगा नहीं, और चार्ज आ गया तो क्या हो जाएगा? आयन। बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज को अंडरलाइन कीजिएगा, इज ऑलवेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटम क्या है? जब प्रोटॉन के चारों तरफ क्या घूमने लगे? इलेक्ट्रॉन। और चार्ज दोनों हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर। इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, फुल स्टॉप। बच्चों जाते जाते आपको एक बात बोलना चाहूंगा, ऊपर देखिएगा, ऊपर देखिएगा। अगर आप मेरा लेक्चर कर रहे हैं और लेक्चर करते हुए आपको सब कुछ क्लास में ही तैयार हो जा रहा है, जो कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? बोलते ही नहीं हो यार। तो इसमें आप अपनी महानता मत समझिए, क्योंकि मैं किसी भी लेक्चर की डिलीवरी के पहले खुद 5 घंटे लेक्चर तैयार करता हूं। 5 घंटे आज भी मैं तैयार करता हूं अपना लेक्चर जो मुझे डिलीवर करना है। क्लास से पहले 5 से 10 मिनट पहले मैं आंख बंद करके ऐसे लेट जाऊंगा या ऐसे बैठ जाऊंगा। मैं लेक्चर सोचता हूं कि ये बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे, फिर ऐसा बोलेंगे, फिर ऐसा बोलेंगे, फिर ऐसा करेंगे। तो इसमें कोई आपका टैलेंट नहीं है, वो टैलेंट मेरा है। लेकिन अगर आप क्विक आंसर देते हो, क्विक मतलब तुरंत, ये टैलेंट फिर आपका हुआ कि आपने मेरी कही गई सारी बातें फॉलो की, मानी। मैंने रीड करने को बोला, आपने रीड किया। मैंने ड्रॉ करने को बोला डायग्राम, आपने ड्रॉ किया। मैंने 10 बार बोला, आपने 12 बार किया। और इससे आपका परफेक्शन लेवल बढ़ता जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझिएगा। कुछ प्रश्न है, उत्तर दीजिए। ऑस्टियो, पल्मोन, एड, हाँ, हम बंदूक की गोली, तुम तोप का गोला। समझ पाए? हम खत्म ना हो, तुम चालू हो जाओ। साइनो, और अगर ये शब्द आपको नहीं आते तो बायोलॉजी आपको नहीं आ सकती। क्रोमा, रीनल, गैस्टर, ऑप्थेल्मो, ट्राइको मतलब हेयर। मैं अपनी बॉडी के अंगों को छूंगा और आपको उसका नाम लेना है। हाँ, ऑप्थेल्मो, लंग्स नहीं, पल्मो, कार्डियो, हिपर, 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 लिवर इधर है, बड़ा मजबूत है। गैस्टर, गैस्टर मतलब स्टमक। इंटेरॉन, इंटेरॉन मतलब इंटेस्टाइन। आर्थो मतलब ज्वाइंट। एंड्रो मतलब गायनी मतलब रीनल। डी कह रहे डॉक्टर, डी का मतलब रिमूवल। री मतलब रिपीट। आंटी, हाँ, तुम क्लास नहीं की हो क्या? खड़ी हो। तुमने गोल्डन वर्ड्स की क्लास नहीं की? अरे चलो कोई बात नहीं। मार डालो, मार डालो। According to Charles Darwin, fitness is reproductive fitness. 2 गोल्डन रूल। संसार का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में 2 चीज बचाना चाहता है, वाटर और एनर्जी। इसीलिए लगातार एवोल्यूशन हो रहा है। क्या आज भी एवोल्यूशन हो रहा है? जैसे जैसे नेचर में चेंज होगा, ह्यूमन बॉडी में क्या आएगा? हमारी बॉडी में कि सबकी बॉडी में? धरती पर हम 2 काम करने आए हैं, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? जिसकी पहली क्लास है वो ऑफिस में आकर मिले तुरंत, या किसी को कोई बात करनी हो तो आकर मिले। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।